श्रीनगर से पामपोर जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये जो आप पर्पल कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं ये केसर के फ्लावर हैं। फिर देखा कि इसमें तो जो रेड कलर का जो थ्रेड है वो सेफ्रॉन है। ये बहुत महंगा बिकता है। दूसरा इसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हैं। बस उसके बाद एक दिमाग में विचार आया, सोचा कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये पामपोर का क्लाइमेट इंदौर में कैसे क्रिएट करेंगे। तो पता चला कि एक एरोफोनिक टेक्निक है। इसकी खेती अगर हम एक बंद कमरे में करेंगे तो हम सेफ्रॉन को उगा सकते हैं। दोस्तों, हम यही सोचते हैं केसर सिर्फ कश्मीर में उगाया जाता है, लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अभी जरूर जान जाएंगे कि इसे कहीं भी किसी भी जगह और किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। हमारे साथ हैं अनिल जायसवाल, जिन्होंने केसर की खेती में एक नई राह दिखाई है हाइब्रिड सिस्टम और एरोफोनिक्स के जरिए। इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कितना आता है मिनिमम सेटअप करने के लिए? मेरा जो सेटअप किया 320 स्क्वायर फीट में मेरे को करीब 6 से 6.5 लाख रुपए का खर्च लगा। पूरा सेल होने के बाद 8 लाख रुपए की हमको इनकम हुई। पर फार्मर्स को जनरली एक दिक्कत ये आती है कि भाई खेती तो वो कर लेगा, प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये प्रोडक्ट किस तरीके से ये जाता है एंड कस्टमर्स तक? अभी जो सबसे इजी हो गया है वो सोशल मीडिया है। इसके अलावा मिठाई वाले हैं, इसका बहुत उपयोग करते हैं मिठाई के अंदर में। तीसरा, जितनी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट की बात करोगे वो क्या बोलता है, केसर युक्त। आज हम बात करेंगे केसर उगाने का सही तरीका क्या है और कैसे देश का किसान अपने खेत या घर में केसर को सफलतापूर्वक उगा सकता है। इस केसर में और जो कश्मीर का केसर है, इसके टेस्ट क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है? ऑलमोस्ट सेम है। मुझे तो कुछ कुछ जगह लगा कि वी आर बेटर। आम आदमी कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई केसर लेते समय कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? देखो, इसका एक बहुत ही सिंपल टेस्ट बता देता हूँ। ये जो केसर के अगर हम 2 या 3 धागे अगर हम पानी में डालेंगे तो पानी का कलर है ना वो गोल्डन कलर का होगा। तो अगर आप फार्मिंग, एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेटिव टेक्निक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि केसर को इंदौर जैसे शहर या आपके शहर में भी कैसे उगाया जा सकता है, तो आई बिलीव ये एपिसोड आपके लिए एक मस्ट लिसन है। एरोफोनिक की जब बात करते हैं तो लोग थोड़ा आश्चर्य करते हैं, और जबकि देश हमारा कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश में हम बाकी सारी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, बट कृषि से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में आज भी हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। 8 लाख रुपए की फसल अगर एक 320 स्क्वायर फीट के रूम से हम निकाल सकते हैं और एक 10 बीघे की जमीन में निकालते हैं, वो मालूम नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अनिल जी, वेलकम टू द डिफर शो। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार पुलकित जी, धन्यवाद। आज आपने मुझे आपके पॉडकास्ट में बुलाया और एक अवसर दिया मुझे कि मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे सकूं। आज बताइए। का जो टॉपिक है मेरे लिए और मुझे लगता है सारे दर्शकों के लिए भी, जितनी भी ऑडियंस है, जिन्होंने केसर के बारे में सुना है कभी, मिठाइयों में या कहीं डेजर्ट्स में चखा है या तो फील किया है उसका जो टेक्सचर वगैरह है, पर एक बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं कि भाई इसका बिजनेस जो जनरली इंडिया में कश्मीर से जोड़ा जाता है और आप यहाँ इंदौर में कर रहे हैं काफ़ी सालों से और बड़ा ही फलता फूलता है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस पे डिस्कस करेंगे आज डिटेल में कि कैसे आपको ये सूझा कि भाई केसर की फार्मिंग एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन तरीके से इंदौर जैसे सिटी में उसके वेदर में की जा सकती है। कितना मोटे तौर पे इन्वेस्टमेंट होता है, उसका इकोनॉमिक्स कैसा होता है, कितनी कमाई होती है, एंड और भी जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हम आज चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में। पहला सवाल ये रहेगा अनिल जी कि फार्मिंग से आप प्राइमरीली कैसे जुड़े? कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि भाई इस तरह की चीज़ करनी चाहिए, केसर फार्मिंग? पुलकित जी, एक चीज बता देता हूँ। मेरा बचपन गांव में बीता है और मैं मेरे फादर के साथ खेत में जाया करता था। तो एक शुरू से ही, बचपन से ही एक खेती के प्रति, लगाव नेचर है, के प्रति हाँ। ही मेरा लगाव रहा। और वो बचपन का लगाव था। उसके बाद मैंने इंदौर आ गया क्योंकि गांव में हमारे यहाँ स्कूल नहीं था। तो ये हम 60-70s की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं 79 में मैं इंदौर आ गया था। ओके। और 9, 10th और 11th मैंने मल्हार आश्रम इंदौर में बोर्डिंग स्कूल में रह के किया। ओके। और फिर मैंने बीएससी होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया। उस समय में वो मॉडल कॉलेज डिक्लेयर हो गया था। सो मैंने
83-86 बैच से मैंने बीएससी किया। उसके बाद मैंने 86 से 88 के बीच में मैंने इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क से एमएसडब्ल्यू किया, ओके। मास्टर ऑफ सोशल वर्क वाओ! एंड स्पेशलाइजेशन इन लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट। और उसके बाद मैं मेरा पहला जॉब जो लगा एक जापानीज मैनेजमेंट कंपनी, आपने नाम सुना होगा, काइनेटिक होंडा, काइनेटिक होंडा, हाँ, जिसने सबसे पहला स्कूटर निकाला था जो मतलब जिसमें किक नहीं लगानी होती थी, बटन आप स्टार्ट। बटन से स्टार्ट होता था। तो उसमें मुझे पहला जॉब मिला और एचआर डिपार्टमेंट में। और जॉब के साथ साथ मैंने अपना एजुकेशन जारी रखा और इवनिंग क्लासेस मैंने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से की और मैंने वहाँ से एलएलबी भी किया। और मैंने करीब एचआर फ्रेटर्निटी में मैंने 35 इयर्स जॉब किया, वाओ! जिसमें 12 साल में जापानीज मैनेजमेंट के साथ रहा, जिसमें काइनेटिक होंडा बताया, एक पैनासोनिक करके जापानीज मैनेजमेंट कंपनी उसमें रहा, और करीब 20 साल मैं फार्मा में रहा। जैसे कि यूनिकेम में मैं रहा, करीब 3-4 साल ओके। रहा। और पिरामल फार्मा लिमिटेड में मैं करीब 12-13 साल रहा। और मैंने एज ए एचआर हेड इन सब कंपनियों में काम किया। ओके। और जब 35 वर्ष पूरे हो गए तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ और नया करने की जरूरत है। और ये सब चीजें एक दिमाग में घूम रही थी। और हम लोग 2023 में पूरी फैमिली के साथ हम लोग कश्मीर घूमने गए नवंबर महीने में। और जब हम अ, श्रीनगर से पामपोर जा रहे थे तो उन्होंने, जो गाड़ी वाले हैं, उन्होंने बताया कि ये जो आप पर्पल कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं, ये केसर के फ्लावर हैं। तो अच्छा। हम हमारी जिज्ञासा और बढ़ी, हुँ, हुँ। क्योंकि फार्मिंग के प्रति मेरे दिमाग में कुछ तो ऑलरेडी था बैकअप माइंड था ही था। आपके। तो हमने गाड़ी रुकवाई, फिर एक दो फ्लावर हमने उससे बोला कि हमको आप दिखाओ, हुँ, हुँ। उसको पूरा देखा। फिर ऐसा देखा कि इसमें तो जो रेड कलर का जो थ्रेड है वो सेफ्रॉन है। हुँ। और ये सेफ्रॉन जो है, आपने उसको फ़ील करके हाँ, देखा। फील करके देखा। और ऐसा लगा कि ये जो रेड कलर का सेफ्रॉन है, ये बहुत महंगा बिकता है एक तो, दूसरा इसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हैं। बहुत है। और साथ में वो आपके जो culinary जो फूड प्रोडक्ट्स है, इसमें इसका यूज होता है। गार्निशिंग वगैरह के लिए गार बहुत यूज़ हाँ। होता है। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज हुँ, है। तो बस उसके बाद एक दिमाग में विचार आया। तो मैंने मेरी पत्नी कल्पना जायसवाल से बात किया, बेटे से भी बात किया, कल्पनील से, कि क्या हम कुछ कर सकते हैं हुँ, इंदौर में इसमें। और तो इन दोनों ने बोला कि चलो आप कोशिश करो। तो फिर हमने सोचा कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये जो पामपोर का प्रोडक्ट है, कश्मीर, पूरे कश्मीर में सेफ्रॉन नहीं होती है, हुँ। वहां पर्टिकुलर पे भी, रीजन यहाँ में ज़्यादा पर्टिकुलर होती है। एरिया में होती है। तो बड़गांव, किश्तवाड़ और पामपोर में होती है। तो हमने सोचा कि क्या हम वो इंदौर का, वो पामपोर का क्लाइमेट क्या हम इंदौर में कैसे क्रिएट करेंगे। हुँ, तो उस पे हमने फिर थोरो रिसर्च किया। तो पता चला कि एक एरोफोनिक टेक्निक है। ओके। एरोफोनिक टेक्निक से अगर हम इसकी खेती, अगर हम एक बंद कमरे में करेंगे तो हम सेफ्रॉन को उगा सकते हैं। ओके। और फिर हमने सोचा कि फिर इसमें कौन-कौन से पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। हुँ, तो हमने फिर पूरा गूगल से पूरा स्टडी किया और पामपोर के 10 साल के डेटा निकाले। हाँ, हाँ, हाँ। कि इसको टेम्परेचर कितना मिलता है, अरे इसको ह्यूमिडिटी कितनी है, इसको लाइट की इंटेंसिटी क्या है, और एयर फ्लो कैसा रहता है। और नॉर्मली अगर हम इसको बंद कमरे में करेंगे तो CO2 किस लेवल पे हमको मैनेज करनी है। तो तो साधारण कितना समय लगता है पामपोर जैसी जगह में भी, जहाँ पे ट्रेडिशनली केसर उगाई जाती है, तो हाँ, केसर को फुल्ली ग्रोन पीरियड होने कितना समय लगता है? ये 3 महीने में हो जाता है। अच्छा। सितंबर से इसका जो है बल्ब में बडिंग शुरू हो जाती है। ओके। अक्टूबर और नवंबर में, 1 नवंबर मतलब लास्ट वीक ऑफ नो अक्टूबर, मतलब 27, 28, 29 के आसपास
मैंने स्टडी किया था कि पामपोर में पहला फ्लावर खिलता है ओके, और उसी के 2 दिन के बाद हमारे यहाँ भी खिल गया था। ओके। हाँ, आपको और सक्सेस मिल गई। सक्सेस मिली। और ये जो फ्लावरिंग का पीरियड होता है, ये नवंबर फर्स्ट से लेके 22-23 नवंबर तक इसका फ्लावरिंग होता है। अच्छा। हुँ, ठीक है। और फ्लावर जैसे शुरुआत में 1-2 दिन तो आपको थोड़े से फ्लावर दिखेंगे, बट उसके बाद तो एकदम से फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। तो ओके, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब फ्लावर आता है, तो फ्लावर को हम उसको सेम डे या नेक्स्ट डे उसको पिक करना होता है ना? ओके। है ना? उसको पिक करने के लिए हमने हैंड ग्लोव्स प्लकिंग का वगैरह। टाइम बहुत कम है मतलब। हाँ, प्लकिंग का टाइम कम है, बट एक सबसे बड़ा एडवांटेज है एरोफोनिक टेक्निक में कि हम वो प्लकिंग हम दोपहर में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। क्योंकि आप तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में कंट्रोल प्रोडक्शन कर रहे एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। हैं। हुँ। सो और जबकि कश्मीर में नॉर्मली ये अर्ली मॉर्निंग होता है, मतलब 4 बजे से 6 बजे के बीच में होता है, ओके। बिफोर सनराइज। हुँ। तो हमारे पास में ये एक फैसिलिटी रही एरोफोनिक टेक्निक की वजह से। तो हम उसको फ्लावर को पिक किया और उसका जो स्टिग्मा है, जो रेड कलर है, जो धागा हुँ। है, उसको हमको सुखाना होता है। ओके। तो वो भी एक थोड़ा टेक्निकल चैलेंज ये रहता है कि उस जो सेफ्रॉन है या केसर का धागा है, उसको हमको सेम डे ही सुखाना है। हुँ। तो उसके लिए हमने नहीं तो एक क्या मुरझा जाता है? हाँ, नहीं वो नहीं। जब फ्लावर हुआ तो 3 दिन के अंदर में आपको नॉर्मली हार्वेस्टिंग करना होती है। हुँ। बट हम सेकंड डे उसकी हार्वेस्टिंग करते थे। हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो रेड थ्रेड है उसको, जिसको कि हम स्टिग्मा कहते हैं, हुँ, हुँ। उसकी पेटल्स को हम रिमूव करते हैं ओके। और उसका जो रेड कलर का जो धागा है, हुँ। जो इस ये जो धागा आप देख रहे हैं, हुँ, हुँ। ये धागे को हम निकालते थे। ओके। और उसके बाद हमने एक छोटा-सा हमारा एक प्लेट। इनोवेशन हुँ। किया। ओके। हमने क्या किया कि एक प्लेट ली हुँ, हुँ। ग्लास की, उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रखा, टिश्यू पेपर के ऊपर हुँ। उसके धागे रख दिए, हुँ। उसके ऊपर वापस टिश्यू पेपर रखा, ओके। उसके बाद उसपे एक हमने एक मोटी बुक रख दी, हुँ। ठीक है? और एक ग्लास का छोटा-सा हमने खुद ने ही हमारा एक इक्विपमेंट टाइप बनाया, ग्लास का कवर्स बॉक्स। क ओके। मतलब पूरा एक ग्लास का वो बनाया हाँ। और उसमें 1 या 2 पार्टीशन दे दिए। हुँ, हुँ। और ये पूरा का पूरा हमने उसके अंदर रखा। और जो रूम गर्म करने के लिए हीटर होता है ना, जो हुँ, एयर हुँ, हुँ, से हुँ। रूम को गर्म करता है, उसको सामने रख दिया। ओके, तो 3 से साढ़े 3 घंटे में कि उसको सुखाने के लिए। उसको सुखाया है। ओके। ताकि जो हम लोग, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत महँगा है हुँ। और और मेडिसिन में इसका यूज़ होता है, तो हम, चूँकि मैं फार्मा बैकग्राउंड रहा, तो मैंने वो सारी वो हाइजीनिक टेक्निक्स कंडीशन। आपको ऑलरेडी मालूम थी। हाँ, हाँ, तो उसमें हमने टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा जुगाड़ किया हाँ। और 3 साढ़े 3 घंटे के बाद में वो सेफ्रॉन सूखती है। सेफ्रॉन को धीरे-धीरे सुखाना होता है। हुँ, हुँ। कश्मीर में सेफ्रॉन धूप में सुखाते हैं, हुँ। बट हमने एक वो जो इक्विपमेंट बनाया था, उसमें सुखाया। ओके। उसके बाद जो सेफ्रॉन हमारा रेडी निकल गया साढ़े 3 घंटे के बाद में, उसके बाद में उसका येलो पार्ट जो पीछे वाला रहता है, उसको हमने अलग किया और फिर वो जो सेफ्रॉन को एक बाउल में रख दिया हुँ। और बाउल में एक लीड रख दी, मतलब जिसमें कि हवा आए, और उसको 1 से 2 दिन आप फिर आराम से फैन के नीचे सुखा लो। ओके, तो उसको कांस्टेंट एरेशन जो चाहिए वो एरिएशन मिलता मिलेगा। रहेगा। और जब आप इसको एकदम तेजी से नहीं सुखाते हैं, हुँ। है ना? माइक्रोवेव ओवन में नहीं सुखाना इसको, हुँ। ताकि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और जो इसका कलर है, वो एकदम नेचुरल रहे। तो हमने जिससे क्वालिटी मेंटेन रहेगी। क्वालिटी मेंटेन रहे ओके। और इसलिए हमने इसको इस ढंग से किया। इसी को क्या हाइब्रिड केसर फार्मिंग टेक्निक बोलते हैं? इसको एरोफोनिक टेक्निक इसको बोलते हैं, एरोपोनिक टेक्निक एरोफोनिक बोलते टेक्निक बोलते हैं, हैं। ओके। या एडवांस एनवायरनमेंट कंट्रोल भी आप इसको यूज़ कर सकते हो नाम। ओके। और फिर जब एक बार जब ये सेफ्रॉन सूख गई, हुँ। उसके बाद में आप इसको, एक डिबिया है जैसे ये वाली हुँ, हुँ। डिबिया है, तो ये वाटर टाइप टाइट है हाँ, ना? तो इसमें आप इसको रख सकते हो। वैक्यूमाइज़ रहती है। हाँ, तो ये फिर आप इसकी शेल्फ लाइफ मिनिमम 2 इयर्स तो है ही, इससे 2 ज़्यादा ईयर्स भी, तक। हाँ, 2 इयर्स तक। ओके, मिनिमम 2 ईयर्स है। मिनिमम 2 इयर्स है। आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं और घर ओके। में कोई प्रॉपर जगह है, उसको आप उसके अंदर में अपनी अलमीरा में तो क्या ये चाहे। उतने ही क्वालिटी के जितने क्वालिटी के बाहर ब्रांड्स सेल करते हैं छोटी-छोटी प्लास्टिक की सैशेज़ में?
हाँ, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, इसके हमने तो कोई पैरामीटर कैसे, आम आदमी कैसे डिटरमाइन करेगा या आइडेंटिफाई कर सकता है कि भाई केसर लेते समय कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? देखो, इसका एक बहुत ही सिंपल टेस्ट बता देता हूँ। ओके। आ, ये जो केसर के अगर हम 2 या 3 धागे हुँ, अगर हम पानी में डालेंगे, हुँ, तो वो उसका जो पानी का कलर है ना, वो गोल्ड हो जाएगा, गोल्डन कलर का हुँ, होगा और स्लो-स्लो होगा, हुँ, है ना? स्लो-स्लो होगा ओके, और जब जो ऑथेंटिक केसर नहीं रहती है, हुँ, तो उसमें वो लोग कलर करते हैं। ऊपर से कलर ऊपर से करके करते हैं उसको तो वो उसका रेड कलर है ना इमीडिएटली निकल जाता निकलने लगता है। है। ओके, और ये तो जो है इसका प्रोसेस, ये कलर धीरे धीरे निकलने धीरे धीरे-धीरे आता धीरे है। धीरे निकलेगा हाँ, और निकलेगा ही नहीं, ये मतलब ये रेड तो रेड ही रहेगा, हुँ, प्लस ये इसका जो कलर है हुँ, पानी का, वो गोल्डन कलर सैफ़्रन हाँ, रहेगा, होते गोल्डन जाएगा। कलर कलर ओके, रहेगा। और इसकी अगर आप खुशबू लेंगे तो इसकी खुशबू एक अलग ही आपको, इसका मिलेगी। एरोमा अलग ही रहेगा। अब एरोफोनिक टेक्निक से आप कर रहे हैं, इसका सक्सेस रेट कितना है? मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि भई आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि नहीं नहीं चल पाए, तो किसी और को स्टार्ट करना हो इस टेक्निक से, तो क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? इसमें जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की एरोफोनिक में, हुँ, इसमें क्या किया है कि हमने जो रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हुँ, हमने पॉप पैनल्स लगाए हैं। पॉप पैनल्स पॉप पैनल्स, पॉप पैनल्स ओके, जो वर्ल्ड का बेस्ट इंसुलेशन होता है। ओके, तो हमने क्या करा, रूम के अंदर में वो पॉप पैनल्स लगा दिए। हुँ, हुँ, ठीक है, और वो 60 के थे। ओके, तो अब जब रूम के अंदर आपने पॉप पैनल लगाया है, हुँ, तो जो रूम का टेम्परेचर जो है और हुँ, बाहर का टेम्परेचर, उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। हुँ, प्रॉपर इंसुलेशन है। प्रॉपर इंसुलेशन हो गया। हुँ, तो तो आपका आपको जो कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए वो हमने पैनल जो लगाया, हुँ, छत पे तो भी उसका लगाया, बेस सेट हो गया बेस बेसिकली। सेट हो गया, तो कमरे के अंदर कमरा बन गया हुँ, हमारा, रूम के अंदर रूम बन गया। उसके बाद हमने दो चिलर्स लगाए। ओके, चिलर्स से क्या होता है कि हमको जो टेम्परेचर चाहिए इसको, हुँ, कश्मीर सेफ्रॉन जैसा। का, हाँ, तो उसके लिए हमने हम इसका एक हमने स्टडी किया था हुँ, कि जब बल्ब को शुरुआत में, जब हम इसको ये पूरे रूम को हम ग्रीन हाउस बोलते हैं, ओके, तो ग्रीन हाउस के अंदर में टेम्परेचर को हम शुरुआत में से कैसे कैसे हमको उसको रिड्यूस करना है, हुँ, उसका पूरा हमारे पास डेटा है। ओके, तो वो डेटा के हिसाब से हम सुबह का टेम्परेचर अलग हुँ, रखते हैं, शाम का टेम्परेचर अलग अलग रखते रखते हैं, हैं ओके, और दोनों के बीच में 5 डिग्री का हमने अंतर रखा है। हुँ, ठीक है, और ये जो चिलर है, ये चिलर ऑटोमेटेड है। हुँ, हुँ, मतलब आपने मॉर्निंग में टेम्परेचर जो सेट किया है, तो जब भी टेम्परेचर रूम का बढ़ेगा, ये चालू हो जाएंगे और जब आपको टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो बंद हो जाएंगे। हुँ, ठीक है, इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी चाहिए, ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। हुँ, हमको पामपोर या कश्मीर की ह्यूमिडिटी चाहिए, तो हमने दो ह्यूमिडिफायर मंगाए ओके, और ह्यूमिडिफायर को भी ऑटोमेटेड रखा। हुँ, मान लो शुरुआत में हमको 70 से 75% ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी चाहिए, चाहिए, तो हमने वो ह्यूमिडिफायर को ऑन किया। तो ह्यूमिडिफायर के लिए हमने एक आरओ वाटर सिस्टम लगाया, ओके, उससे वो ह्यूमिडिफायर ऑटोमेटिक पानी लेता था जब जरूरत है उसको, हुँ, कम हुआ तो वो टैंक टैंक से ले लेगा। हुँ, ठीक है, और फिर वो अगर हमने उसको 70 या 75 पे सेट किया, तो वो जैसे ही रूम का ह्यूमिडिटी उस लेवल पे आएगी, वो ह्यूमिडिफायर बंद हो जाते थे। ओके, तो वो भी ऑटोमेटेड था। हुँ, और ह्यूमिडिटी हमको स्टेज बाय स्टेज बढ़ानी है, हुँ, उसको रोज रोज चेंज नहीं करना है। स्टेज वन पे अगर मान लो 70 से 75% रखा, तो स्टेज टू पे ये 80 to 85 रहेगा और जब लास्ट स्टेज रहेगी तो ये 90% तक ह्यूमिडिटी हमको ले जाना पड़ती है। ओके, ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो कंपोनेंट है लाइट का, हुँ, हुँ, कि लाइट की इंटेंसिटी हमारे को क्या रखनी हुँ, है ना? आपने काशी में देखा होगा, कभी बादल आ रहे हैं, कभी बादल जा हाँ, रहे हैं, करेक्ट, है ना? तो इस पर्टिकुलर सेफ्रॉन को इनिशियली लाइट बहुत ज़्यादा नहीं नहीं चाहिए चाहिए, रहती, है ना? तो डल क्लाइमेट में जैसे होता है, हाँ, तो इनिशियली तो 1 डेढ़ महीने तक तो हम इसको बादल जैसे ज़्यादा हाँ, होता डार्क ही रखते है, थे, डार्क ही डार्क रहता में ही रखते थे, है, हुँ, हुँ, है ना? 100% डार्क एनवायरनमेंट। उसके बाद में फिर धीरे-धीरे जिस स्टेज पे हमको इसको देना है, तो इनिशियली हम 600 से 800 लक्स हम शुरुआत में लाइट देते हैं, 2 से 3 घंटे।
उसके बाद में जब ये फ्लावरिंग पे आता सनलाइट है, नहीं लेते हैं मतलब? सनलाइट बिल्कुल नहीं नहीं, लेते। हाँ, इनडायरेक्ट लाइट अगर किसी विंडो से आ आ रही है रही है, तो वो ठीक है। चलेगा, वो भी लास्ट एक स्टेज पीरियड में, के बाद, हाँ। हाँ, एक पीरियड अदरवाइज के बाद। विंडो को भी हमको कवर करके रखना है ब्लैक उससे। हुँ, हुँ, ठीक है, जब लास्ट में जब ये फ्लावरिंग का पीरियड होता है, तब उस समय हमको ह्यूमिडिटी अराउंड 90% रखना पड़ती है। हुँ, और जो टेम्परेचर भी है वो भी हम काफी नीचे लेके आते हैं, 5-6 डिग्री। और हायर साइड में हम इसको 12-13 डिग्री तक मेंटेन करते हैं। ओके। तो ये होने के बाद में लाइट, अब आपका पूरा इसके साथ में एयर सर्कुलेशन है। हुँ, आप आपने उसको रूम में तो रख दिया, बट आपका जो अंदर में जो रूम है उसमें एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। हुँ, और क्रॉस सीओ वेंटिलेशन चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, और CO2। हुँ, CO2 जो क्या होता है, पौधे रात को CO2 छोड़ते हैं तो उसको उस मॉर्निंग में अपने को आउट करना है। हुँ, तो उसके लिए हमने वो भी एक देसी जुगाड़ किया है। ओके। हमने क्या किया कि एक हमारा रूम के नीचे में एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा दिया। तो हाँ, मॉर्निंग में हम 1 घंटा वो एग्जॉस्ट फैन चला ऑन कर देते थे, देते हैं, तो हमारी CO2 निकल जाती निकल थी। जाती है। और जैसे ही वो एग्जॉस्ट बंद हुआ तो बाहर से वो फैन का हम एक वो नॉब क्लोज़ कर नॉब देते हैं। क्लोज कर देते थे। ओके, तो अदरवाइज इसमें CO2 सेंसर लगाओगे, ये लगाओगे, तो वो अंदर फिर से 2 लाख गैस रुपए जाएगी। का खर्चा है। तो ओके, हमने कम से कम खर्च खर्च में इसको उगाने का प्रयास किया है। ओके। लाइट्स में भी हमने बहुत ज्यादा लाइट्स पे खर्च नहीं किया। हुँ, हमने ट्यूबलाइट्स लगाई। ओके। और साथ में जो LED लाइट्स है वो हमने इसके अंदर में जो कितना हमारा कितने लक्स लगता है मिनिमम इसको? इनिशियल स्टेजेज़ इनिशियल स्टेज में 600 लक्स, वो भी 600 दो से लक्स तीन रहते हैं, तीन घंटा 3 घंटा 2 से 3 घंटा। ओके, मॉर्निंग आवर्स में आप दे दो। दे दो, ओके। और जब जब फ्लावरिंग आता है हुँ, तब आप 1000 से 2000 लक्स के मतलब ये बीच में, जनरली 2 महीने के बाद हाँ, मतलब इन द मंथ ऑफ मतलब अक्टूबर एंड, एंड और जब तक फ्लावरिंग आएगा जब तक, वो भी ओके, 3 घंटे हमको लाइट लगती है। ठीक है, ओके। और हमने क्या किया है कि लाइट, अब आप इसको गेज कैसे करोगे? हाँ, तो हमने लक्स मीटर हमारे पास है। ओके। हमने लक्स मीटर से हमें रूम के बीच में सारे कॉर्नर्स में हम एक बार देख लेते थे कि ये लक्स की इंटेंसिटी बराबर है। हुँ, इसके बाद हमने CO2 मीटर है, CO2 मीटर हम रखते थे। तो हर कॉर्नर में लगा के देख लेते थे कि CO2 बराबर आ रही है आ रही कि है, नहीं आ नहीं रही? है। हुँ, है ना? CO2 कम हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या स्टेटस है? CO2 को हमको निकालना है, हुँ, CO2 को बढ़ाना नहीं है। तो कई लोग CO2 सिलेंडर भी रखने लग गए हैं। हुँ, जबकि अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो CO2 को रिड्यूस करना है ना? जैसे खेतों में हवा चल रही है, तो वहाँ CO2 थोड़ी बढ़ाई जाती है। हुँ, तो हमने CO2 को मतलब नेचुरली बैलेंस नेचुरली बैलेंस करने की कोशिश करी। हुँ, और मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट हम हमारी विंडो खोल देते थे, है ना? और दरवाजे खोल देते थे। तो 15 से 20 मिनट फ्रेश एयर आने फ्रेश एयर आ लगी। गई। इवनिंग में 15 से 20 मिनट हम विंडो और डोर खोल देते थे। हालाँकि एक्सेस वो CO2 सिस्टम चलता था। निकल जाता है, एक्सेस CO2 निकलती है और एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता बहुत है। अच्छा होता है। और उस दौरान जब हम अंदर रहते हैं, तो उस दौरान हमने एक और नया प्रयोग किया। हमने गायत्री मंत्र चलाए। ओके, हाँ, हाँ, हाँ। गायत्री मंत्र हम का वो चलाते थे। और पौधों पे जो, अच्छा इफ़ेक्ट होता है, हाँ, पौधों पे इसकी म्यूज़िक और स्टडी है, मंत्र का। म्यूज़िक हाँ, की। और साथ में हमने जो पामपोर में जो बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स की आवाज़ भी हम पौधों को सुनाते थे। सो उनको ऐसा लगे नहीं कि वो तो मतलब आपने पूरा पामपोरो कश्मीर कश्मीर मैंने कोशिश करी कि उस रिक्रिएट करने की पूरी रिक्रिएट करने की कोशिश करी। ओके, और ये सारा वातावरण बहुत ही अच्छा लगता था मॉर्निंग इवनिंग में, है ना? और इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको सुबह में करीब आधा से 1 घंटा देना है, ओके। और शाम को आधा से 1 घंटा देना है। तो नॉर्मल खेती के कंपैरिज़न में आपका जो समय है खेत पे समय है वो भी कम ही है। वो कम है, वो कम है ना? ओके, और जब आप रूम के अंदर हो तो आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें कोई फंगस तो नहीं लगा नहीं हो है। रहे हैं। हुँ, और बाकी चीजें सब ठीक ठाक है। हुँ, हुँ। और जितने भी हमारे मीटर्स हैं जो को मैनेज करते हैं, तो ह्यूमिडिटी आ रही है या नहीं आ रही है, टेम्परेचर के लिए हमने मीटर्स लगाए मीटर्स हैं, लगा के रखे हैं। ओके। थर्मामीटर्स भी हैं, और कॉमन भी आता है। हुँ, ह्यूमिडिटी के लिए हमने अंदर सेंसर भी डाला है, और ह्यूमिडिटी मीटर भी है। हुँ। ऐसे ही CO2 के लिए भी हमने CO2 मीटर मंगाया मँगाया हुआ है। है ओके, ना? तो ये सारा आपका बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस है। को सेटअप करने के लिए। हाँ, ये आपके ए- प्रोडक्ट हाँ, बिल्डिंग के लिए बेसिकली एडवांस फार्मिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। ओके, और इसमें
काफी चीजें ऑटोमेटेड है, हम्म बट फ्यूचर में इसको आईओटी बेस करके हम्म हम पूरी दुनिया में कहीं भी हो, हम वहां से भी हम इसको ऐप बेस्ड आप चेक कर ऐप बेस सकते हैं। हम उसको चेक कर सकते हैं। उस पे भी डिटेल मैं जानना चाहूंगा अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं उस पे। हाँ। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी हम लोग एरोफोनिक टेक्निक या एईसी बेस्ड टेक्निक यूज कर रहे हैं केसर फार्मिंग के लिए, इसका कॉस्ट कितना आता है मिनिमम सेटअप करने के लिए? तो जब मैंने मेरा जो सेटअप किया 320 स्क्वायर फीट में, मेरे को करीब 6 से 6.5 लाख रुपए का खर्च लगा, सब ओके, मिला के। सब मिला के। सब मिला के हम्म जिसमें हमारा हाफ पैनल, हम्म 2 चिलर, है ओके। ना, 3-3 टन के 2 चिलर, हम्म इसके अलावा 2 ह्यूमिडिफायर, हम्म और लाइट जो हमने लाइट लगाई, एलईडी लाइट्स लगाई, इसके ओके। अलावा कुछ ट्यूबलाइट्स लगाई, और अ, जो CO2 के लिए एक एग्जॉस्ट फैन वो 500 रुपए का था, हम्म और बस यही था हमारे पास में। ओके। तो हमारा जो सेटअप है, प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसको बोलते हैं, हम्म सेटअप फॉर सेफ्रॉन फार्मिंग, वो करीब 6.5 लाख रुपए आया। ओके। इसके अलावा जो हमने बल्ब मंगाए हैं, हम्म तो जब 2024 में हमने बल्ब मंगाए थे, तो वो बल्ब की कॉस्ट ऑलमोस्ट उस समय में 800 रुपए केजी थी। हम्म तो वो कॉस्ट हमको एडिशनल लेना पड़ती है। ओके। तो वो हमने करीब 1 टन बल्ब मंगाया था, उसमें से करीब 700 केजी बल्ब हमारा हमने उसमें यूज किया था। 300 केजी बल्ब छोटा था, हम्म मतलब जो 7 ग्राम से छोटा बल्ब होता है वो फ्लावरिंग नहीं देता है। ओके। उसको आप रख दो, मल्टीप्लिकेशन करो, फिर 1 से 2 साल में वो फिर बड़ा हो जाता है। ओके। हाँ, तो वो बल्ब मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, तो मतलब 3 साल के बाद में जब बल्ब माने इसका जो छोटा पौधा कॉम या कॉम बोलते हैं। कॉम बोलते हाँ, हैं? ओके। जो ऐसे प्याज जैसा छोटा सा आता हम्म है। और आप मेरे जिसको आप बोते हैं बेसिकली। हाँ, बोते नहीं, रखते हैं उसको, रखते हैं सिर्फ उसको। रखते हैं। ओके। तो उसकी कॉस्ट अलग रहती है। हम्म और मुझे पहले साल में करीब 1 किलो 600 ग्राम सेफ्रॉन मिली, हम्म और जो मैंने 500 रुपए केजी के हिसाब से मैंने उसको सेल किया, लोकली बिक गई थी मेरी तो। अच्छा। ओके। ये तो सैंपल में बचा के रखा था थोड़ा सा, कि कहीं भी कोई आता है तो बोलता है सेफ्रॉन उगाया है, तो हमको दिखाओ दिखाओ तो तो सही। सही। तो वो मैंने उगाया, और वो करीब करीब वो पूरा सेल होने के बाद 8 लाख रुपए की हमको इनकम हुई, अच्छा। फर्स्ट ओके। ईयर में। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में 6.5 आपने लगाया और करीबन 8 लाख की आपकी इनकम इनकम आई। हो बल्ब की कॉस्ट अभी इंटरेस्ट इसमें ऐड करना पड़ेगी पड़ेगी। आपको। ओके। तो आप अगर कॉस्ट के हिसाब से अगर आप इकोनॉमिक्स हम समझे थोड़ा। इकोनॉमिक्स समझने की बात करेंगे, तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत अच्छी टर्म है, हम्म और लोगों को समझने में भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। तो पहले 2 साल में तो आपकी बल्ब की कॉस्ट तो निकल जाएगी, अच्छा। ठीक है। ओके। बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप लगा रहे हो, हम्म ये तो आपका 50 से हाँ, ये 70 तो साल के इन्वेस्टमेंट हो लिए है। गया। ये हाँ। तो इन्वेस्टमेंट हो गया। हम्म तो ये इंफ्रा की कॉस्ट है, हम्म ये आपको हो सकता है 3rd या 4th ईयर में हम्म निकल जाए, जब आपका 3rd ईयर से जब आप खुद अपना बल्ब मल्टीप्लिकेशन करने लग जाओगे। हम्म तो ना तो आपको उस 3rd ईयर या 4th ईयर के बाद ना तो बल्ब मंगाना है, हम्म ना आपको इंफ्रा पे खर्च करना है। जो कुछ आपका सेटअप है, हम्म इस सेटअप से न केवल आप अपनी इस जनरेशन को, जबकि नेक्स्ट जनरेशन भी इसको कर सकती कर है। सकती है। मतलब दिस ओके। बिजनेस इज नॉट, दिस बिजनेस बोलना ठीक नहीं है, दिस फार्मिंग हम्म लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये जनरेशन्स के लिए है ना। आगे जनरेशन भी कैरी ऑन कर सकती कैरी है ऑन इजीली। कर सकती है, क्योंकि घर के घर में ही है, उसको कहीं जाना नहीं है, और 1 घंटा सुबह देना है, 1 घंटा शाम को देना है। तो मिनिमम कितना तो स्क्वायर फीट एरिया आपने अब मैंने यूज? 320 स्क्वायर फीट किया था। ओके। तो और इसका ROI अगर आपको जल्दी लाना है, हम्म तो आप इस सेटअप में आप माइक्रो ग्रीन्स कर सकते हैं, हम्म जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। हम्म इसके अलावा आप इसमें मशरूम कर सकते हैं। ओके। और इसके अलावा मैं मेरी एक स्टडी चल रही है कि ये स्ट्रॉबेरी है, हम्म अगर उसको लाइट की इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं, हम्म तो उस रूम के अंदर हम स्ट्रॉबेरी भी कर सकते हैं। ओके। तो वी आर स्ट्रॉबेरी को भी मेरे ख्याल से ठंडा ठंडा क्लाइमेट लगता लगता है, होगा। नवंबर में हाँ। ये लगा सकते हैं, और 31 से 35 दिन में स्ट्रॉबेरी की फसल आ जाती है। ओके। तो चूंकि रूम बंद है, हम्म तो उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी अगर हम 1000 से 2000, 1000 से 2000 लक्स रख रहे हैं, हम्म उस समय में हमको उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगी, और कुछ ग्रो लाइट्स लगाना पड़ेंगे। ओके। तो अब आपके पास में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, जो ईयर राउंड
हुँ, आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू देगा। ओके। और ये रेवेन्यू जो उगे होगा आपका, हुँ, दिस शुड बी योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हुँ, और थर्ड सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि आप हुँ, तो एक ही घंटा दे रहे हो, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। और बाकी के जब 8-10 घंटे है आपके पास। आपके पास है हुँ। तो आप वर्क फ्रॉम होम हो तो कर लो। आईटी के बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास में, है ना? इसके अलावा जब आपके घर में छोटा बच्चा है, हुँ, आपकी वाइफ जॉब नहीं कर सकती है, हाँ, तो वो भी कंट्रीब्यूट करती है। ये तो बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया आपने। जितनी सारी हाउसवाइफ्स हैं जो मैटरनिटी पीरियड में होती है या पोस्ट हाँ, मैटरनिटी 2-3 साल पर होती बच्चों है। के हाँ, साथ तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, 10th है, 12th है, वो है, तो वो भी मैनेज कर लेते हैं ना सुबह में। हाँ, सुबह में 7 बजे तो देना है आपको, आधा पौना घंटा, 1 घंटा, और शाम को 7 बजे देना है। थोड़ी देर उनको थोड़ा मोबाइल की रील से दूरी बनानी है। छुटकारे छुटकारा पाने का बढ़िया तरीका है ये। बड़ी और दूसरा, नेचर के क्लोज जाओगे, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो तो सीखोगे। व्हेन यू आर क्लोज टू द नेचर, आपको हैप्पीनेस फील होगा। यू लर्न अ लॉट हाँ, एंड देयर इज़ कामनेस, पीस होता है। पीस होता है। आपको म्यूजिक, आपको गायत्री मंत्र, बर्ड्स की आवाज, और आप और आपका बेटा जब वो उस फ्लावर के बीच में जाते हैं, या आप और आपकी वाइफ उन फ्लावर्स के बीच में जाते हैं, या आप और आपके पेरेंट्स हुँ, जिनकी एज हो गई है 60-70 के आसपास है, और उनको भी कुछ समय बिताना है, तो वो भी जाके उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है ना, एंगेजमेंट का टूल हो गया। बहुत अच्छा तरीका है, सिर्फ़ कमाने का या वैसा ज़रिया नहीं है, पर एक तरीके लेकिन से आप ये खेती करके आप अपने आप को एंगेज कर फैमिली रहे हो। बॉन्डिंग के लिए बहुत हाँ, अच्छा फैमिली तरीका है। बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो जब और मैं बहुत ही मुझे लगता है बहुत कम स्पेस आप ले रहे हैं हाँ, इसके लिए। अब स्पेस की आपने बात की, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मान लो मेरा 320 स्क्वायर फीट का रूम है और उसमें मैं ऐसे वर्टिकल फार्मिंग करता हूँ। हुँ, तो मान लो मैंने 6 या 7 ऐसे वर्टिकल फार्मिंग किया, है ना? तो मैंने मेरी रूम की कैपेसिटी है, वो 6 टाइम्स बढ़ा दी। बढ़ा दी, करेक्ट। तो एक रूम जो मेरा सिर्फ, अगर मान लो मैं फ्लोर पे करता फ्लैट और सीलिंग जब कर मैं रहे हैं, वर्टिकल करूँगा, तो मैंने रूम की कैपेसिटी सेम को कैपेसिटी में प्रोड्यूस बढ़ रहा है आपका। प्रोड्यूस बढ़ रहा है। और आप क्या कर रहे हो कि फार्मिंग के लिए आपको जो लैंड है, वैसे भी अभी कम होते जा रही है, हुँ, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है। राइट। तो आप एडिशनल लैंड लाओगे कहाँ से? तो आप जो वर्टिकल फार्मिंग करते हो, तो आप आपकी स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बढ़ यूटिलाइज़ेशन है। जाता है। अनिल जी, इस केसर में और जो अ, कश्मीर का केसर हुँ, है ना? जो ट्रेडिशनल केसर है, हुँ। इसके टेस्ट, क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है? सब ये ऑलमोस्ट सेम है, ओके, और मुझे तो कुछ-कुछ जगह लगा कि वी आर बेटर। वाह! सीरियसली? क्योंकि क्यों? उसके पीछे रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है। कश्मीर में ये होता है खुले खेत में। ओके। रामपुर की अगर बात हाँ, करें हाँ, या हाँ, हाँ, हाँ। किश्तवाड़ की, बड़गाँव की, तो वहाँ पे हवा चल रही हुँ, है ना? उसके बाद में जब ये फ्लावर्स आता है, उस समय में बहुत सारे उसको कीड़े-मकोड़े लग सकते हैं वहाँ पे, हुँ, पेस्ट है, फिर वहाँ पे चूहे बहुत हैं, तो इसके बल्ब को चूहे खाते हैं। ओके। शाही है, हुँ, वो इसको बड़े चाव से खाता है। हुँ, प्लस अगर उस एरिया में अगर आपकी व्हीकल्स चल रहे हैं, हुँ, है ना? या कोई इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री पास में आ गई है, तो वो उसका जो पॉल्यूशन है, हुँ, वो उस प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा। बट जब हम रूम में एरोफोनिक टेक्निक से हम फार्मिंग करते हैं, तो हम वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, जो पॉल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट आता है, हुँ, वो इम्पैक्ट नहीं आता है। ओके। हुँ, हुँ। इसमें हम जब बात कर रहे थे मेरे ख्याल से मेरे दिमाग से एक सवाल रह गया पूछना आपको। पानी का यूसेज कितना होता है इसमें? पानी का यूसेज बहुत कम है। ओके। मतलब एक जो ड्रम है, हम लोग आरओ से उसको चलाते हैं। आरओ का पानी हम 100 लीटर के ड्रम में रखते थे, हुँ, हुँ, और 100 लीटर का जो ड्रम है, उससे हमने ह्यूमिडिफायर को कनेक्ट किया था। हुँ, तो वो ड्रम को अगर हमने एक बार भर दिया, तो 1 से डेढ़ दिन, हुँ, मतलब अगर हम नहाने में 3 बाल्टी, 2 या 3 बाल्टी पानी यूज़ करते हैं 20 लीटर का, तो करेक्ट। घर के 2 लोगों का जो नहाने का जो पानी हम वेस्ट करते हैं, हुँ, उसी में आपकी ये पूरी फार्मिंग हो जाती है। वाह! तो आप इसको रेगिस्तान में भी कर सकते हैं। वाक़ई में? हाँ, क्योंकि आपने क्लाइमेटिक कंडीशन तो सब फिक्स कर दी, पानी आपको कम लगना है,
है ना? पानी बहुत ही मिनिमल लगना है, तो आप रिसोर्स भी बचा रहे हो और और पानी इस भी टेक्निक में तो आप वैसे भी कंट्रोल्ड वे में दे रहे हो कंट्रोल पानी। वे में दे रहे हो, तो आप इसको कहीं तो भी कर बारिश का ऐसा कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस आपका तो कंट्रोल वे में पानी जा रहा है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इसमें आपको सनलाइट नहीं चाहिए, इसमें आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट है, आपको जो ह्यूमिडिटी चाहिए आप खुद क्रिएट कर रहे हो, लाइट इंटेंसिटी आप खुद क्रिएट कर रहे हो और टेम्परेचर आप खुद मैनेज कर रहे हो। तो आपने सारा तो वातावरण कमरे के अंदर कर लिया, सारे पैरामीटर्स सारे पे। कंट्रोल्ड है। हाँ, तो आप तो एक सेफ्रॉन है। आप तो अभी 4 चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हम आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान में अगर हमको एडवांस फार्मिंग पे जाना है, तो हमको ये एक तरीका अपनाना अपनाना पड़ेगा। पड़ेगा। ये एक नई सोच है, ये एक माइंडसेट है। हम्म। अगर आप स्टडी करेंगे तो साउथ कोरिया में एरोफोनिक टेक्निक 2000 में ये दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग, एग्जीक्यूटिव। हाँ, एग्जीक्यूटिंग। मतलब वो जो उनके यहाँ पे एग्जोटिक वेजिटेबल्स है, हम्म। सेफ्रॉन है, ये सब चीजें ऑलरेडी वो 2000 में ही वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। हम 2025 में भी एरोफोनिक की जब बात करते हैं तो लोग थोड़ा आश्चर्य करते हैं। और जबकि देश टेक्नोलॉजी हमारा, काफी पुरानी। हाँ, देश हमारा कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में हम बाकी सारी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, बट कृषि से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में आज भी हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। आज भी हम मौसम पे डिपेंडेंट है। मौसम पे डिपेंडेंट है और हम जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है ना, कि वही ज्यादा वो चल ही रही कर रहेंगे, सोयाबीन लगाना है, फिर बारिश आएगी, सोयाबीन खराब हो जाएगा, फिर हमारे पास में गेहूं चना या और कुछ है, और फिर कुछ वेजिटेबल्स हम लोग करते हैं। है। हम्म। तो हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर है वो नेचर पे डिपेंडेंट है, हम्म। 100%। 100%। बट अब हमको इसमें एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हम, वो तो 100% है, उसका 10% हम्म। शुरुआत में क्या एडवांस फार्मिंग के प्रति जा सकते हैं क्या? और एडवांस फार्मिंग जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हम, ये जो हमारी फसलें खराब हो रही है ना, उसका जो नुकसान है वो हम पूरा कर सकते हैं। ओके। 8 लाख रुपए की फसल अगर एक 320 स्क्वायर फीट के रूम से हम निकाल सकते हैं और एक 10 बीघे की जमीन में निकालते हैं, और मालूम नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, हम्म। और आपको खेत में जाना है, आपको सब करना है, वो सब करो, उसको मना नहीं है। बट एडवांस फार्मिंग के साथ हम उसको धीरे धीरे उसको भी कैसे अपनाओ, उसको कैसे भी अडॉप्ट रिप्लेस करना करें। जरूरी है। और घर का हर कोई बच्चा, महिलाएं, बुजुर्ग, ये एडवांस फार्मिंग में आपको सपोर्ट करेंगे। इसमें जैसे कि आप कर रहे हैं, हम्म। ऐसे और भी कोई लोग हैं जो इसको कर रहे हैं इंडिया लेवल पे? हाँ, क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट है इसमें गवर्नमेंट का नेसेसरी? तो कोई सपोर्ट कोई नहीं है, सपोर्ट नहीं कोई है। सपोर्ट नहीं है। बट सुना है कि कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो कुछ कोल्ड स्टोरेज, जो कोल्ड रूम बनाते हो आप, हम्म। ग्रीन हाउस बनाते हो, तो उसमें कुछ सब्सिडी देती है। बट ओके। बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि सेल्फ सेल्फ हाँ, ड्रिवन है पूरा अभी। हाँ, सेल्फ ड्रिवन है। हाँ, बट मेरा कुछ यूनिवर्सिटी में मैंने जाके लेक्चर लिया है, हम्म। जैसे रेनेसा यूनिवर्सिटी में मैं गया, आरकेडीएफ कॉलेज है, वहाँ मेरी बात चल रही है, एक शिवाजीराव कॉलेज है, एक देशमुख करके एक है, उनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में। हम्म। तो उन लोगों से भी मेरी बात चल रही है। और मैं चाहता हूँ कि जो एग्री के कल्चर में जो जिनका डोमेन है, हम्म। उन बच्चों को मैं इस नई फार्मिंग के साथ जोड़ूं, ओके। तो ही ये परिवर्तन आ पाएगा। हम्म। तो तो उन, ये तभी ये थोड़ा मास स्केल पे जाएगा। हाँ, एक्सेप्टेबिलिटी होगी। तो हम चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनके साथ भी मैं, मेरा पर्सनल बहुत वो है कि मैं बच्चों का एक माइंडसेट तैयार करने की कोशिश करूं कि एक ट्रेडिशनल खेती के साथ में हम एडवांस फार्मिंग कैसे करें, और दोनों का अगर हम एक अच्छा मिश्रण में कॉम्बिनेशन लें। बना ले, तो एग्रीकल्चर एक फायदे का सौदा हो सकता है। द जो अभी बिगर, बहुत रिस्की है। तो हाँ, और दैट इज द बिगर पर्पस ऑफ लाइफ, हम्म। है ना? और रिस्की है, और नई जनरेशन तो जाना ही नहीं चाहती है, बहुत कम लोग जाना चाहते हैं खेत में। एवरीबॉडी वांट्स जॉब, सबको कॉर्पोरेट जॉब चाहिए। कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, 8 से 5 की नौकरी चाहिए, और उसके बाद में फिर फिक्स दे सैलरी। फिक्स सैलरी चाहिए। तो
बट फार्मिंग में अगर कुछ करना है तो हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। जॉब का अपना इम्पोर्टेंस है, करना चाहिए। करना चाहिए। बट कुछ कुछ सब सारे ही लोग जॉब तो नहीं मिल सकता ना। जी। तो क्या हम कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर सकते हैं जो एडवांस फार्मिंग में जाए। और इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बताना चाहता हूँ कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है हुँ, वो 41% पॉपुलेशन हमारी फार्मिंग पे फार्मर डिपेंडेंट डिपेंडेंट है ना। और अगर 2030 में अगर आपको वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनना है तो ये जो 41% जो है। इनको पॉपुलेशन है एम्पावर ना, करना बहुत ज़रूरी है। इनको एम्पावर करना बहुत जरूरी बहुत बढ़िया सोच है आपकी, अनिल जी। बहुत दाद देते हैं कि आप ये कर रहे हैं एक्चुअली। अ, इसी में थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में एरोफोनिक टेक्निक में केसर फार्मिंग आप जो कर रहे हैं, इसमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं जो जिससे कि जो लोग देखेंगे इस एपिसोड को उनको ये भी जानने को मिले भाई ये चैलेंजेस बस आम तौर पे आते हैं जब हम केसर फार्मिंग करेंगे इस टेक्निक से। है। ये जो सेफ्रॉन फार्मिंग है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है अपना खुद का माइंडसेट। माइंडसेट। माइंडसेट ओके। क्योंकि आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि क्या मैं ये खेती कर पाऊंगा। हुँ। सबसे बड़ा चैलेंज तो अपने आप से ही आपको द्वंद्व रहता है कि जो मैं आदमी ये सोचते हैं कि ये तो कश्मीर में ही होती है। कश्मीर में होता है और मैंने इतना इंफ्रा लगा लिया हुँ, और अगर मेरे को आरओआई नहीं मिला तो मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आपका खुद का माइंडसेट। दूसरा, कई लोग आपको ये बोलेंगे कि ये क्या नई चीज कर रहे हो, ये नहीं कर पाओगे, हुँ, ये तो हुआ ही नहीं आज तक, तो आप कौन सा नया कर पाओगे। तो उनकी बात को उसी कान से सुनना और उसी कान से निकाल देना। हुँ। अगर आपने उसको इधर से करके इधर भी कोशिश की है ना दूसरे कान से निकालने की, तो बीच में दिमाग आ जाएगा। तो आपको एक बार फँस जाओगे। हाँ, अगर यू आर वेरी यू क्लियर। बिलीव हुँ, एंड यू आर कन्विंस यू कैन अचीव, है ना। वट एवर योर माइंड बिलीव एंड कंसीव यू कैन अचीव। हुँ, तो एक बार आपके दिमाग में ये विचार आया कि मुझे ये करना है, फिर चैलेंजेस तो मैं देख लूंगा। हुँ, तो वो एक माइंडसेट होना चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, अर्बन फार्मिंग के साथ में। हुँ, ठीक है। दूसरा जो चैलेंज आता है कि जब हम जम्मू कश्मीर से ये बल्ब मंगाते हैं तो वो कई बार ऐसा होता है कि बल्ब आने में थोड़ा दिक्कत होती है। हुँ। तो मान लो जैसे अभी काफी सारा पानी गिर गया, फिर रोड्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो जो सप्लाई चेन है इसका उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। ओके। तो वो एक चैलेंज है। तीसरा, अगर हम बात करें कि जो आप बल्ब यहाँ लेके आए हैं, तो बल्ब को लाने के बाद में उसको किस कंडीशन में रखना है, हुँ, उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन कैसे करना है। और सैनिटाइजेशन के साथ में जब हम उस जिस ग्रीन रूम में या ग्रीन हाउस में हम जब जाते हैं तो हमको क्या-क्या प्रिकॉशंस रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत वो ज़रूरी है। नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और चूँकि एडवांस फार्मिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने इसमें डिसिप्लिन नहीं रखा, हुँ, आपने रूम खुला छोड़ दिया, आपने टेम्परेचर को मॉर्निंग में चेंज करना है, इवनिंग में आपने नहीं पैरामीटर्स किया, चेक नहीं किए। पैरामीटर्स चेक नहीं किए, आप बार-बार बहुत सारे लोगों को अपना ग्रीन हाउस दिखाने ला रहे हो, तो वो ज़रूरत नहीं है। आप जब एक बार प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद आप तब उसको दिखाइए। दिखाओ कि ये मेरा सैफ़रॉन है हुँ, या ये बल्ब है, हम एक ट्रे बाहर निकाल के दिखा दो। हुँ, बट वो एक्साइटमेंट और वो अचीवमेंट का जो एक खुशी होती है, हुँ। तो उसको उस चक्कर में उस चक्कर में हमारी हुँ, फसल खराब होने फसल का खराब हो चांसेस जाएगी। होने का होता है। तो इसके लिए आपको सारा जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, हुँ। उसको फ़ॉलो करना चाहिए। अब जैसे और आपने नॉलेज की बात करी, हुँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी फार्मिंग में ये हुँ, कि हम पौधे ले आते हैं या रूट हुँ, ले आते हैं और फिर उसकी हमको नॉलेज नहीं होती तो हम वेट एंड वॉच करते हैं भाई पानी डालते रहो हुँ, ये पौधा अच्छे पेड़ में उगाएगा। हाँ, सैफरन फार्मिंग में भी कौन से ऐसे चीजें होती हैं अर्ली स्टेजेस में जो हुँ। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम बताइए। तो जैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे बल्ब आपके पास आपको रिसीव हुए हम्म। कश्मीर से,
तो सबसे पहले है ना वो बल्ब को हमको पूरा प्रॉपर एरिएशन करना चाहिए। हुँ, मतलब उसको हवा देना ज़रूरी है, फैन से, कूलर से, जैसे भी हो। हुँ, तो जो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन हुँ, जो बल्ब वहाँ से चले हैं, हुँ, उसमें क्या होता है कि कोई मॉइस्ट क्रिएट हो गया, हुँ, कुछ फंगस आ गया, तो जब हम उसको पूरा अच्छे से रूम में फैला देते हैं, हुँ, है ना? ग्रीन हाउस में नहीं, दूसरे रूम में, ओके। तो वो अच्छे से सूख नॉर्मल जाते। आप नॉर्मल हाँ, रूम में कर सकते हैं। हुँ, नॉर्मल रूम में कर दिया। फिर उसका एक फर्स्ट लेयर हम निकाल देते हैं उसकी, उसको सिल्वरिंग ऑफ बल्ब बोलते हैं, ओके। ताकि उस पे कोई मिट्टी या फंगस है, तो जैसे छिलके होते हैं इसमें बहुत सारे उसके कॉम में, जी, जी। CORM कॉम या जिसको बल्ब बोलते हैं, उसका फर्स्ट निकाल लिया। उसके बाद हम इसको इसका ट्रीटमेंट करते हैं, हुँ, हुँ, सैनिटाइज करते हैं, है ना? ओके। तो नॉर्मली हम लोग उसमें नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं। तो हुँ, नीम ऑयल में उसको एक सर्टेन पीरियड के अंदर डुबाते हैं। उसके बाद में उसका सॉर्टिंग करते हैं बल्ब का, और बल्ब का सॉर्टिंग करके फिर वापस उसको प्रॉपर बेडशीट जो होती है कॉटन की, है ना? उस पे हम उसको अच्छे से सुखा लेते सुखा हैं। लेते हैं। तो अगर उसमें कोई माइट्स है, फंगस है, तो वो निकल जाएगा। हुँ, फिर 3-4 दिन सुखाने के बाद हम इसको बल्ब को जो हमारा रूम है, सेटअप है पूरा। सेटअप है, जो ग्रीन हाउस है, उसमें उसकी हम उसको सेग्रीगेट करते हैं कि 7 ग्राम से 10 ग्राम के बल्ब की ट्रे अलग, 10 से 15 ग्राम के रियल ट्रे अलग, और 15 से ऊपर वाली। ताकि हमको भी एक याद रहता है कि भई ये बड़े बल्ब हैं, ये मिडिल वेट वाले बल्ब है, और ये 7 ग्राम, और 7 ग्राम से छोटे वाले बल्ब को सैनिटाइज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे, क्योंकि फ्लावर नहीं आएगा। हुँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है। हुँ, और जब भी हम रूम के अंदर जाएँगे, तो उसके लिए डिफरेंट पेयर ऑफ स्लीपर्स होना चाहिए। हुँ। हम लोग जैसे नॉर्मली हैंड वॉश करके या हाइजीन अपने मेंटेन रहे, हाइजीन मेंटेन करते, जैसे कोविड के पीरियड में हम लोग मेंटेन सैनिटाइज़ करते थे, हाँ, सैनिटाइज करते थे, करते थे। राइट। तो वो सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो एक बार वो हो गया, इसके बाद इसके बल्ब को आपको कुछ वो नहीं देना है, हुँ, आपको कोई भी फर्टिगेशन देना ही नहीं है, ना पानी देना है। वो सिर्फ और सिर्फ हमको ह्यूमिडिटी से ही वो कंट्रोल होगा, ओके। टेम्परेचर से कंट्रोल होगा, CO2 और जो एयर सर्कुलेशन हुँ, एंड लाइट की ये इंटेंसिटी। 3-4 क्रूशियल पैरामीटर्स हो जाते हैं फिर ये उसके बाद क्रुशियल, कुछ नहीं होता। हाँ। तो उसके बाद वो बल्ब आपको फ्लावरिंग दे देगा। ओके। और जनरली इसका पीरियड 2 से 3 महीने का हाँ, रहता ही है। हाँ, हाँ। ओके, तो 2 से 3 महीना किसी को भी ये सारी प्रैक्टिसेस अच्छे से डिलिजेंटली फॉलो करनी है, डिलिजेंटली अगर आपको फॉलो अच्छा करने, प्रोड्यूस चाहिए तो। प्रोड्यूस चाहिए तो। अब एक बार ये प्रोड्यूस आ गया, हुँ, अनिल जी, हुँ, तो हर बिज़नेस में या फार्मिंग में हुँ, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हुँ, किसको देंगे हुँ, और कैसे देंगे। हुँ। तो इसका क्या मापदंड है, इसका क्या प्रोसेस है? देखो, चूँकि मेरे को तो बहुत कम, मतलब मेरे जो निकाली थी 1 किलो 600 ग्राम थी, हुँ, तो मेरा उस समय में थोड़ा सोशल मीडिया में आ गया था कि मैंने उगाई है, तो बहुत सारे लोग मुझसे घर से ही लेके चले गए। अच्छा, हाँ, ओके, बहुत कोई बढ़िया। 5 ग्राम, 10 ग्राम। आज भी एक बंदे ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है, तो मैंने बोला कि अभी आउट ऑफ स्टॉक है। हुँ, एक बंदे ने मेरे को अभी कल या परसों में, मेरा व्हाट्सएप को मैं डिटेल दूँगा, उसने बोला साहब आप 2 किलो हो गए ना, 2 किलो खरीद लूँगा मैं आपसे। ओके। हाँ, और ये मतलब कैसे बिकती है मतलब ग्राम में हम ग्राम वे में? करके तो, और मैंने उसको रेट भी थोड़ा बताया बढ़ा के कि 2 किलो चाहिए, तो बोले कोई बात नहीं है, तो अगली बार निकले तो मेरे को ही दे देना। आम तौर पे मार्केट में क्या रेट में केसर अब आती है? ₹500 ग्राम मैंने बेचा था, ओके, बट इसको हम 600 साढ़े 600 ग्राम तक बेच सकते हैं। ओके। और बेचने की बात पे बात आई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वीक में मैंने एक ट्रेनिंग दी है। एक डॉक्टर है, नासा में काम करते, यूएस में। रियली? हाँ, ओह! और उसका मैं वीडियो क्लिपिंग भी दिखाऊंगा आपको। और मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया, और उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ यूएसए में है, हुँ, और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, बट ही इज अ डॉक्टर, तो बोले मैं उसके साथ में मिलके इसको करूंगा। हाँ, और अगर हो सका तो मैं यूएसए में करूंगा, या हो सका तो मैं इंडिया में आके करूंगा, हुँ, दोनों ऑप्शन रखूंगा। और जो प्रोड्यूस मैं यहाँ उगा रहा हूँ, हुँ, क्या मैं उनको, ये जो इंडिया के जो लोग हैं,
जो वॉशिंगटन डीसी और टेक्सास और न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, क्या हम उनको दे सकते हैं? हुँ, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो हमने बोला ठीक है, आप पहले उगा लो, हुँ, और अगर आपको कुछ क्वांटिटी लगेगी तो हम इंडिया से भी भेज देंगे आपको। तो आपका और एक्सपोर्ट चैनल भी खुल गया है। एक्सपोर्ट चैनल खुल गया, और एक्सपोर्ट मुझे तो ठीक है, हाँ, हाँ, मैं चाह रहा हूँ एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करना चाह रहा हूँ राइट। कि जो लोग मुझसे या कहीं से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर हम एक आपस में मिलके एक ग्रुप बना लें कि भई आपने आधा किलो निकाला, आपने 2 किलो निकाला, आपने 1.5 किलो निकाला, जो भी निकला, अगर हम सब इकट्ठा करके अपन ऐसे को, ये तो यूएस के हमको लोग मिल गए, हुँ, ऐसे आपको दुबई में भी लोग हैं, जो कश्मीर का जो केसर है ना, ये जिसको बोलते हैं मोगरा, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। बहुत है। मतलब इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करूँ तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। हुँ, एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपकी जो सेल्स डैमेज होती है ना, उसको रोकता है ये। हुँ, ठीक है? इसका यूज़ पार्किंसन डिसीज़ में होता है। इसका यूज़ अल्जाइमर्स में होता है ना? इसका यूज़ होता है एनीमिक जो लोग हो जाते हैं, उनको भी देते हैं। उनकी वो गर्ल्स को 15 से 20 साल की एज में एनीमी हो जाता है, तो वो इसको ले सकती हैं। एक बहुत बड़ा अभी इशू आ गया है, इंसोमेनिया। हुँ, लोगों को नींद नींद नहीं नहीं आती आती है। है। तो फार्मा में काम करो, इतना प्रेशर है, आईटी सेक्टर में काम करो, शिफ्ट है, बहुत प्रेशर प्रेशर है। है, बिजनेस का प्रेशर है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, और अगर आप इसकी 2-3 पत्ती दूध में डाल के अच्छे से लोगे, तो आपको नींद अच्छी आएगी। तो नेक्स्ट डे आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया। कोई टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं। टैबलेट्स की, दिस इज द नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल वे, करेक्ट। दिस इज द नेचुरल प्रोडक्ट। और ये नेचुरल प्रोडक्ट मुझे इस पॉडकास्ट में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी दादी नानी, ये तो मेरे को बचपन से सदियों देते से आ रहे हैं, सदियों से प्रूवन है, देते जा रहे प्रूवन हैं। टेक्नीक है। ये तो प्रूवन टेक्निक है। फिर तो भी हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कम करते हैं, जबकि बहुत ज्यादा उस दिशा में इतना महंगा नहीं है। अगर हम बर्गर या पिज्जा जो खाते हैं, वो 500 रुपए का हम आराम से खा लेते हैं। आराम से। बट 1 ग्राम केसर 500 की लेना तो है, आजकल पॉपकॉर्न हो गई है थिएटर में। हाँ, 500 रुपए की पॉपकॉर्न हो गई है ना? तो अगर हम, हमारी जो हैबिट्स है हाँ, कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, उस पे हमको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वही जो आपने कहा था कि भाई माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट बहुत भले इंपॉर्टेंट आप फार्मिंग कर रहे हो या आप इसका यूसेज सोच रहे हो कि है। भाई हाँ, डेली लाइफ में यूज़ करना है। तो मेडिसिनल वैल्यूज है, culinary वैल्यूज है। जितने भी आप बड़े होटल्स देखेंगे, तो उसमें जो आपको बिरयानीज हैं, हुँ, पुलाव है, ऊपर से ऊपर से गार्निश टॉपिंग करते करते, हैं। गार्निश करते हैं, है ना? और उसका स्वाद भी एक बहुत अलग बढ़िया होता है, अलग ही आता है। और नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, हुँ, अक्रॉस द उसका ग्लोब एक एरोमा भी अलग आता है एरो में जैसे भी आप आता है, ये बिल्कुल सही केसर बात। आप किसी में भी डालते हैं तो। हाँ, उसका एक अलग एरोमा होता है। पर फिर भी अनिल जी बहुत सारे मतलब कृषि प्रधान देश है, इतने सारे फार्मर्स हैं, पर इतना होने के बावजूद भी फिर फार्मर्स ये क्यों नहीं कर रहे हैं? सर क्योंकि सबसे, इतना तो इन्वेस्टमेंट है नहीं इसमें जितना बाकी प्रोड्यूस में लगता है। सर एक तो क्या है, इसकी सक्सेस स्टोरी अपने को बताना पड़ेगी लोगों को, हुँ, कि हम इतने साल से कर रहे हैं और हम इस लेवल पे आ गए हैं। हुँ, तो सीइंग इज बिलीविंग, नंबर वन, है ना? अगर आप खुद करके और लोगों को दिखाते हैं, हुँ, और बच्चों की ऐसी टीम अगर मैंने 5 कॉलेज 10 कॉलेज में मैंने कर दिया, हुँ, और जो हम जो इंफ्रा पे लगा रहे हैं पैसा, जो सेटअप में, इसमें क्या हम और कौन सी कॉस्ट कम कर सकते हैं, राइट। है ना? हुँ, क्या हम पब पैनल का कुछ दूसरा हम वो निकाल सकते हैं, अल्टरनेटिव बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं? तीसरा, हम इसी सेटअप में और कौन सी 2-3 फसलें कर सकते हैं? हुँ, हुँ, तो ये चैलेंजेस हैं, बट अगर इफ यू आर ए एंटरप्रेन्योर, वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, हुँ, कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैं अगर सॉल्यूशन दिया, ये सॉल्यूशन आने के बाद में ये मेरी ग्रोथ होगी, ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा होगा, और इससे सोसाइटी को फायदा होगा। बट एक नॉर्मल एम्प्लॉय जो होता है, या एक बिजनेसमैन होता है, एम्प्लॉय क्या चाहता है, 1 तारीख को आऊं, 30 तारीख तक काम करूं, दो एक तारीख को को मेरे को, सैलरी आ जाए। हाँ, सैलरी आ जाए। और जो एक ट्रेडर होता है, वो ये सोचता है कि मुझे ये मटेरियल मैंने खरीदा है, जो भी मैं प्रोडक्ट हूँ, उस पे मेरे को 10% 15% मिल गया, मेरा काम हो गया। हुँ, बट एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो
लंबा सोचता है। हुँ, वो 5 साल के लिए सोचेगा, वो वो ट्रेडिंग 10 साल माइंडसेट के नहीं लिए रखता है। सोचेगा। हाँ, हुँ, और वो सोचेगा कि ये जो चैलेंज है एडवांस फार्मिंग का, हो सकता है कि मेरे को शुरुआत में 1-2 साल, 3 साल थोड़ा दिक्कत आएगी, बट मैं इसका सॉल्यूशन तो लेके आऊँगा। और फार्मिंग पे जिस दिन सॉल्यूशन लाना शुरू कर दिया, उस दिन मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि 2047 100 इयर्स में जो हम बोल रहे हैं ना डेवलप कंट्री, हुँ, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन सबसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा। रहेगा। दैट्स अ रियल गुड पॉइंट दैट यू हैव मेड। फार्मर्स के लिए अगर करना है, अगर किसी को स्टार्ट करना है, वो एक फार्मर है, तो अपने बाकी प्रोड्यूस के साथ-साथ ये पैरेलल में कैसे स्टार्ट करना चाहिए उसको? क्या अप्रोच रखनी चाहिए? इसमें तो कुछ अलग से करना ही नहीं है। हुँ, आप आपकी फार्मिंग करो, घर के 1 या 2 रूम जो हैं, वो इसके लिए सेपरेट खाली रख लो। रूम से आप शुरू करो। आपको जैसे-जैसे सक्सेस मिलती जाएगी, हुँ, आप इसको स्केलेबल ले जाओ। हुँ। पर फार्मर्स को जनरली एक दिक्कत ये आती है कि भाई खेती तो वो कर लेगा, हुँ, प्रोड्यूस हो जाएगी, हुँ, प्रोसेस भी फॉलो कर लेगा, हुँ, जो चाहिए केसर फार्मिंग के लिए, हुँ, इस टेक्निक के थ्रू। हुँ, और अब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, क्योंकि वो इतना टेक्नोलॉजी सेवी नहीं होता है, हुँ, हुँ, तो ना तो वो ई-कॉमर्स कर पाता है, हुँ, तो उसको ट्रेडिशनल चैनल्स मालूम है कि भाई जाएँगे मंडी में जाएँगे। अब हुँ। ये प्रोडक्ट इस तरीके किस तरीके से ये जाता है एंड कस्टमर्स तक, जो बायर्स होते हैं? देखो, इसमें जो सबसे अभी जो सबसे ईज़ी हो गया है, वो सोशल मीडिया है। ओके, सोशल मीडिया पे आपने डाल दिया कि मेरे पास इतनी केसर है, ये रेट है। आपने 10-15 ग्रुप में भी डाल दिया और आपने बताया कि ओरिजिनल केसर है। तो लोग क्यों कैसे ट्रस्ट करेंगे कंटेंट देख के? वो तो आपका आपने जब इस केसर की खुशबू ली, हाँ, तो आपको समझ में आया कि इसकी एरोमा नहीं वो तो पर वो मैंने फिज़िकली जब हाँ, इन तो पर्सन हूँ, वो तो कहीं न कहीं आपको उसको अपना बताना पड़ेगा ओके, कि तो आप आप कुछ आके चेक सैंपल्स करो, शेयर सिंपल्स करिए। शेयर कर सकते हैं। लोगों को खीर में डाल के थोड़ा दे सकते हाँ, हैं, ओके, है ना? कहीं न कहीं उसको बताना पड़ेगा। जब उसको मालूम पड़ जाएगा कि ओरिजिनल केसर ये है, हुँ, तो लोग निश्चित रूप से आपके पास आएँगे। तो सोशल मीडिया नंबर 1। ओके, इसके अलावा जो मिठाई वाले हैं, हुँ, इसका बहुत उपयोग करते हैं मिठाई के अंदर में, जो बड़े मिठाई वाले हैं, है ना? वो इसका उपयोग करेंगे। तीसरा, जितनी आयुर्वेदिक कंपनीज़ हैं, हुँ, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती हर्बल है, प्रोडक्ट्स है आप यूज़ कोई भी करते हैं। प्रोडक्ट की बात करोगे, वो क्या बोलता है कि इसमें केसर केसर है, युक्त, केसर युक्त। तो आपको उन चैनल्स तक पहुँचना हुँ, है ना? आयुर्वेदिक डॉक्टर्स तक पहुँचना है ना? और सोशल मीडिया का उपयोग करना है। और अगर आप खुद अपना कुछ प्रोडक्ट निकाल सकते हो, खुद की कैंडी बना दो केसर की, खुद की आइसक्रीम केसर की बना सकते हैं। केसर का आपने कुछ का अपना खुद का प्रोडक्ट बना दिया, है ना? और बाकी जो फार्मा कंपनीज़ होती है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको ज़िक्र किया कि जो अल्ज़ाइमर्स से रिलेटेड मेडिसिन बना रहे हैं या पार्किंसन से रिलेटेड मेडिसिन बना रहे हैं, उनको भी तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट ये चाहिए होता चाहिए है, ही है। राइट। तो वो भी इसका उपयोग करते हैं। मतलब इसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि भाई छोटा किसान है तो वो नहीं कर सकता है और बड़ा किसान है उसके ही लायक है। नहीं, माइंडसेट और उसके पास में धैर्य हो कि भैया 2 से 3 साल उसको लगेगा। कूलिंग पीरियड जिसको हम बोलते हैं, वेट हाँ, वेट एंड हाँ, वॉच है थोड़ा। वेट एंड वॉच है, वो अच्छे से समझे, करे। और सेफ्रॉन के साथ में वो माइक्रोग्रीन करे, हुँ, वो क्या बोलते हैं अपना, जैसे कॉर्डिसेप मिलिट्रीज़ के बारे में सुना होगा, मशरूम है, करेक्ट। मशरूम में बटन मशरूम हुँ, लायंस मशरूम है ना? एक्सोटिक वेजिटेबल्स है ना? आजकल इसका चलन काफ़ी 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 बढ़ बढ़ता रहा है, जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हर कोई अवेयर हो गया है। हुँ, तो इस टाइप के प्रोडक्ट के साथ में वो अ, उस पर्टिकुलर सेटअप में 2, 3, 4 चीज़ें कर सकता है वो। सर यू जस्ट स्पोक अबाउट माइक्रो ग्रीन्स, ये होता क्या है माइक्रो ग्रीन्स? अ, माइक्रो ग्रीन्स जो सब्जी होती है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है। तो ओके। जैसे अभी आप हमारा ये माइक्रो ग्रीन देख रहे हो, हुँ, हुँ। इसका हमने नाम रखा है स्प्रिगल। स्प्रिगल, स्प्रिगल, ओके। स्प्रिग मतलब जो पहली जो टहनी निकलती है, हाँ, उसको स्प्रिग बोलते हैं हम स्प्रिग लोग। बोलते हाँ, हैं। राइट, तो इसको हमने स्प्रिगल नाम दिया है। ओके। और ये प्रोडक्ट का बहुत ही आपका ब्रांड नेम हो गया। ब्रांड नेम आप बोल सकते हो, हाँ, हाँ। स्प्रिगल माइक्रोग्रीन। और ये हमने अभी इंदौर तो में देना ये शुरू किया। पौधा जो है छोटा-सा ये क्या है मतलब? तो अभी जैसे आप हम बात करें तो ये ब्रोकली है। अच्छा ये आपने ब्रोकली है। ब्रोकली अगर आप खाई होगी हाँ, एक्सोटिक हाँ। वेजिटेबल्स में, हाँ, हाँ। तो ब्रोकली के बहुत सारे मेडिसिनल और यूज हैं। हाँ, ठीक है? तो
पहले तो मैं आपको माइक्रोग्रीन की डेफिनेशन बताऊंगा ओके। कि माइक्रोग्रीन होता क्या है। हाँ, हाँ। तो माइक्रोग्रीन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक बात करेंगे कि जब हम बीज को किसी भी जमीन में या कहीं पे भी उसको हम सो करते हैं हुँ, या उसको डालते हैं, तो पहले वो स्प्राउटिंग की फेज में आता करेक्ट। है ना? जैसे आपने मूंग के मूँग का स्प्राउट देखा खाए है। होंगे, हाँ, हाँ। आपने चने के चने के स्प्राउट खाए स्प्राउट, होंगे। करेक्ट। ये एक नॉर्मली हम स्प्राउट 2 दिन के अंदर में आ जाता है। हुँ, वो स्प्राउटिंग के बाद में फिर ये जो सेकंड स्टेज है, जिसमें एक पौधा मतलब एक आपका स्टेम और उस पे 2 कॉटिलेडन लीव्स, हुँ, मतलब कॉटिलेडन लीव्स मतलब 2 पत्तियां निकल गई हुँ, और आपका स्टेम है, दैट इज द माइक्रोग्रेन। ओके। तो ऐसा जनरली से हम धनिया लगाते हैं, हाँ, उसमें भी आता है ऐसे ही, हाँ। है ना? तो इनिशियल स्टेज में ऐसे ही दिखता है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो प्रोडक्ट है, हुँ, हुँ, ये आप किसी का भी माइक्रोग्रीन बना सकते हो। ओके, हाँ, आप ओके। जैसे हमने तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हाँ, ब्रोकोली और हाँ, ब्रोकली है या रेडिश है ओके, या आप फेनुग्रीक है, हुँ, आप फेनुग्रीक मतलब मेथी, मेथी, है ना? और स्पिनेच, पालक है, इसके बाद में अमरंथ का बना सकते हो, है ना? इस ऐसे आप जैसे रॉकेट्स सैलेड है, हुँ, हुँ, जिसको एरोगुला कहते हैं, तो एरोगुला, एरोगुला, है ना? जो मोस्टली होटल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। हुँ, हुँ, जैसा आपने बताया ना धनिये के रूप में हाँ, इसको गार्निश करते हैं। हाँ, हाँ, तो ये जो फर्स्ट स्टेम और 2 पत्तियाँ, हुँ, दैट इज़ द माइक्रोग्रीन, ठीक ओके, है? दिस इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ वेजिटेबल। फिर उसके बाद में 7 से 15 दिन तक इसमें पूरा न्यूट्रिशन रहेगा। फिर ओके, 15 दिन से जब ज़्यादा ये हो जाता है, हुँ, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेज इज़ बेबी ग्रीन, बेबी ग्रीन, बेबी ग्रीन। ओके, और फोर्थ स्टेज होती है आपका मैच्योर वेजिटेबल। ओके, तो ये वेजिटेबल का ही पार्ट है, हुँ, बट स्प्राउट के बाद का पार्ट जो है द फर्स्ट स्टेज, 7 से 10 दिन में जो उगता है हुँ, और वो माइक्रोग्रीन कहलाता है। ओके, और फिर जब ये 20 से 25 दिन से ऊपर हो जाएगा, हुँ, तब ये बेबी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा हुँ, और लास्ट में ये मैच्योर वेजिटेबल में हो जाएगा। ओके, सो दीज आर दी 4 स्टेजेस ऑफ वेजिटेबल। सब्जी वेजिटेबल, की ये 4 अवस्थाएं ओके, होती है। हाँ, हाँ, अब इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी हुई थी 2011-12 में यूएसए में कि कुछ लोगों ने वहां पे स्प्राउट खाया हुँ, और स्प्राउट खाने के बाद में करीब 30 लोग बीमार हो गए थे। तो 30 लोग बीमार हुए और फिर उन्होंने इस पे सोचा कि क्या प्रॉब्लम है। तो पता चला कि जो जिस हाइजीनिक कंडीशन में स्प्राउट को उगाना चाहिए था उन्होंने नहीं नहीं उगाया किया था ऐसा, और उससे उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए थे, हुँ, हुँ, है ना? तो अ, फिर उन्होंने एक यूएसए है तो उनके यहाँ रिसर्च बहुत होता है, हुँ, तो उन्होंने इसका कापा लिया, ओके, है ना? करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो सकता है? अगर आप ओके, फार्मा इंडस्ट्री में हो, हुँ, तो हर चीज़ में अगर कोई कुछ बीमारी हुई है, तो तो उसका एक उसका कापा होता है, उसका एक कापा होता है या फिर उसका रिवर्स रिसर्च होता है। हुँ, तो जो इन्होंने क्या किया कि जो यूएस में जो बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ये बोला कि भई आप इस पे रिसर्च करके बताओ कि वेजिटेबल्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कैसे करना है इसको। हुँ, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड हुँ, है ना? उसने 2019 पे इस पे रिसर्च चालू किया। ओके, उसने इस पूरे पूरे पौधे पे मतलब स्प्राउट पे, फिर माइक्रो ग्रीन, फिर बेबी ग्रीन और मैच्योर मैच्योर वेजिटेबल, स्टेज जो होता है, ठीक है? तो 2013 में उन्होंने रिसर्च चालू किया। उसका मेरे पास में डॉक्यूमेंट भी है, मैं मेरे उसके साथ में लेके आया हूँ, है ना? हाँ, हाँ, डॉक्यूमेंट है क्योंकि हर चीज़ में वैलिडेट किया। हुँ, आई एम फ्रॉम फार्मा, तो मैं फार्मा से फार्मर बना हूँ, है ना? फार्मा से फार्मर हूँ। फार्मर बना हूँ, तो मुझे ये है कि भई कोई भी चीज़ सब की कुछ साइंस बैक्ड फुल साइंस बैक्ड होना साइंस होना चाहिए, फुल होना चाहिए। तो जब 2013 में उन्होंने इसकी स्टडी करी और ये स्टडी उन्होंने 13 में की, फिर उसके बाद में 18 में करी, 20 में भी करी और उनकी स्टडी में ये आया कि जब पौधा माइक्रोग्रीन की स्टेज पे होता है, मतलब वो 7-8 दिन, 7 से 10 दिन बेस्ड ऑन द वैरायटी हुँ, ऑफ सीड, हुँ, है ना? उस स्टेज पे जब रहता है,
तो उसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ओके। और वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो मेच्योर वेजिटेबल जो हमको 30 दिन के बाद खाने को मिलती है, उससे 4 to 40 टाइम्स ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती 40। है। 40 टाइम्स। आई हैव रिपोर्ट विथ मी। ओके। ओके, 4 to 40 टाइम्स, परसेंट नहीं, टाइम्स। हम्म। तो उनको लगा कि यार ये तो एकदम आश्चर्य हो गया, ये प्रोडक्ट तो उन्होंने फिर ये इसको एजुकेट करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि इस स्टेज में अगर हम कुछ खाते हैं हम्म। माइक्रोग्रीन को, तो हमारी बॉडी के जो सप्लीमेंट है उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। हम्म। बॉडी में हमको क्या लगता है? विटामिन्स लगते हैं, प्रोटीन। मिनरल्स लगते हैं, प्रोटीन्स लगते हैं और फाइबर्स लगते हैं, करेक्ट। है ना? 4 चीजें होती है जो हम लेते हैं। और आपको एक चीज याद होगी कि बचपन से ही जब भी हम कोई बीमार पड़ता है, तो हमको घर वाले क्या बोलते हैं? हरी सब्जी खाओ। हम्म। हम्म। आपका स्पोर्ट टीचर फाइबर्स का। बोलता है हरी सब्जी खाओ तो आप अच्छा खेल पाओगे, हम्म। है ना? आप डॉक्टर के पास गए, वो बोलता है फ्रूट्स और हरी वेजिटेबल खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, ठीक है ना? मतलब उसका पार्ट बढ़ाओ, हम्म। तो आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी ज्यादा होगी। अच्छी हो जाएगी। तो आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हो, हम्म। आप जो सब्जी का जो पहले वाला पार्ट है, 7 दिन तक से वाला 10 दिन जो है वाला। वही आप खा रहे हो, बट उससे आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी मिल रही है? 4 to 40 टाइम्स। टाइम ज्यादा। अच्छा, इसमें इसको कुछ पकाना नहीं है। हम्म। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, रॉ। इसको रॉ खाना है। हम्म। इसको गर्म भी नहीं करना है, ना हम्म। इसको तेल में छोकना है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो इंदौर शहर है, इंदौर शहर में हम पोहा बहुत चाव से खाते चाव से हैं। खाते हैं। और बाहर से कोई आएगा तो उसको बहुत आग्रह भी करते हैं कि आप पोहा खाओ। हाँ, तो जरूर टेस्ट पोहे करें। पे हम अभी धनिया डालते हैं हम्म। और दूसरी कुछ चीजें डालते हैं, नींबू डालते हैं। उसके जगह पे अगर हम ये माइक्रो अच्छे ग्रीन्स, ऑल्टरनेटिव्स हैं। हाँ, माइक्रो ग्रीन्स डालेंगे, तो जो हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू है हम्म। वो पोहे की बढ़ जाएगी, टेस्ट बढ़ जाएगा, आपका एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा, टेक्सचर बढ़ जाएगा उसका। मेरे ख्याल से सेव से ज्यादा बेटर है ये। हाँ, सिर्फ सेव डाल के सिर्फ आप स्पाइसीनेस बढ़ा रहे हैं। स्पाइसीनेस बराबर, इधर तो आप हेल्थ हाँ। के साथ काम कर रहे हो। correct। और और इसके रॉ वेजिटेबल के क्रंचीनेस भी है, वो भी आ जाएगा साथ में, आपके न्यूट्रिएंट वैल्यू भी। न्यूट्रिएंट वैल्यू भी आ गई। अच्छा, आप तो समझ के खा रहे हो, बिकॉज आप हेल्थ कॉन्शियस हो, बट जो छोटे बच्चे हैं वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, उनको तो टेस्ट चाहिए। बट उनकी मदर ने, उनकी मम्मी ने अगर थोड़ा सा पोहा खाओ बेटा और उस पर ये डाल दिया, तो वो पोहे के साथ उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल गया मिल गया। करेक्ट। है। आपने ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी है आपका, क्या बोलते हैं, माइक्रो ग्रीन, हम्म। अगर उसके लिए कोई सैलेड बनाया है ना, सैलेड में आपने 2-3 चीजें रखी, उसके साथ में इसको भी स्प्रिंगल कर दिया, है ना, ऊपर से डाल दिया, हम्म। तो उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल गए। बच्चे आज की तारीख में हेल्दी फूड कम प्रिफर कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि हेल्दी फूड घर में आ ही नहीं रहा है। आ ही नहीं रहा है। और हेल्दी वेजिटेबल की अगर हम बात करें, तो वेजिटेबल में भी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। जो हमारा कृषि प्रधान देश भारत है, इसमें सब्जियां कहाँ कहाँ उगती है? यूपी, हम्म। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर सबसे ज्यादा है। 70% वेजिटेबल यहीं सिर्फ पे है। ये 5 स्टेट में होती है। और हम्म। हमारे पास स्टेट कितने हैं? 28 है। 28 स्टेट हैं। हम्म। तो यहाँ से वो सप्लाई जाती है, 30% वो लोकली ग्लो करते हैं। ग्रो करते हैं। अब जब आपने सब्जी को उगाया, उसको निकाला, उसको ट्रांसपोर्टेशन किया, हम्म। है ना, तो जो वेजिटेबल है, आपको जिस स्टेट से उस दूसरी स्टेट तक जाने में 2 से 3 दिन लग गया, 4th डे वो मंडी में गया, उसके बाद आप वो वेजिटेबल खरीद के लेके आए। हम्म। आपको, आप जब छठी, सातवीं, आठवीं में, हमारे पास में एक बुक थी कि विटामिन बी और सी हाँ। वो वाटर सोल्यूबल होता है। हम्म। और जो विटामिन बी और सी है, उसकी जो लाइफ होती है वो होती है मात्र 20 से 22 घंटे। बहुत कम होती है। आमतौर पे जिस उससे ज्यादा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन साइकिल है। उतना समय चला गया, तो आपका जो बी और सी जो आपको वेजिटेबल के थ्रू मिलता है, उसका इंटेक आपका ऑलमोस्ट थर्टी बहुत परसेंट बहुत बहुत कम कम हो मात्रा गया, हो गया वो। बहुत कम हो गया। तो
आप वो जो सब्जी ले रहे हो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट 30% कम हो गई कम है। हो गई। जबकि आप जो माइक्रोग्रीन, जो स्प्रिगल माइक्रोग्रीन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके शहर में अवेलेबल है हुँ, तो आपको तो वो लाइव मिलेगा, हुँ, है ना, एकदम लाइव मिलेगा। और आप आपकी डाइनिंग टेबल पे रखो, आप इसको काट के आराम से खाओ, तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो आपको पूरी की पूरी मिल गई। मिल रही है। दूसरा सस्टेनेबल है, क्योंकि ये मीडिया के अंदर में है ना? तो हम ये सॉल्यूशन लोगों को देना चाहते हैं कि जो वेजिटेबल हमको जो 3 या जो 4 दिन के डिपेंडेंसी बाद आपने खाते सिर्फ़ हैं, वेजिटेबल्स पे रखी है। वो वेजिटेबल्स के साथ में हम माइक्रोग्रीन्स पे भी मूव करना मूव चाहिए। कर सकते हैं। फिर डॉक्टर्स क्यों माइक्रोग्रीन्स रिकमेंड नहीं करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं, करते हैं आजकल। डॉक्टर करते हैं। हुँ, अब मेरे पास तो बहुत सारे डॉक्टर्स के जो इंटरव्यूज हैं। हुँ, हुँ, मैं कुछ डॉक्टर्स के नाम भी बता सकता हूँ जो चंडीगढ़ में है, हुँ, हुँ, और भी स्टेट में है। वो ये जो ब्रोकली माइक्रोग्रीन है, हुँ, हुँ, ये वाला जो ब्रोकली जो हमने स्प्रिगल ब्रोकली माइक्रोग्रीन, हुँ, ये रिकमेंड करते हैं। ओके, और किनको करते हैं? कैंसर पेशेंट्स को करते हैं। अच्छा, हाँ, कैंसर पेशेंट को, क्योंकि ब्रोकली में एक हमने लिखा है यहाँ पे ब्रेन फ्यूल हार्ट हीरो ओके, और सल्फरोफिन पैक्ड। तो ब्रोकली में जो सल्फरोफिन होता है ना, वो नॉर्मल ब्रोकली जो अपन होती खाते है हैं, उससे 10 से 100 टाइम्स ज्यादा होता है। ओके, और सल्फरोफिन जो है वो फाइटोकेमिकल है। ओके, हाँ, वो फाइटोकेमिकल जब हम यूज करते हैं तो जो कैंसर की सेल्स होती है, वो कैंसर की सेल्स को वो कवर कर देता है, हुँ, तो कैंसर की सेल को बढ़ने नहीं देता बढ़ने नहीं है। देता है। तो जो किसी का कैंसर क्योर हुआ फिर बाद में हो जाता है, हुँ, तो वो जो है उसको पूरा कवर करके और उसको बढ़ने नहीं देता है। और आपकी थेरेपी चल रही है, बट हुँ, थेरेपी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। अच्छा सपोर्ट है अगर आप कैंसर को क्योर करने के प्रोसेस में हो तो। हाँ, ये तो आप मेडिसिन लो, बट उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ाना पड़ेगी। इफेक्टिवनेस के लिए आपको कुछ ना कुछ तो फूड तो खाना ही है। हुँ, तो इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो हमारे पास कुछ टेस्टिमोनियल्स है, और हम आने वाले समय में हम ये जो कैंसर हॉस्पिटल्स को भी हमारे ये बॉक्सेस देंगे, ओके, और उनको बोलेंगे कि आप हमारे ये जो पेशेंट है इनको खिलाओ और इसका इम्पैक्ट देखो। और वो रिसर्च हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं भी बिल्कुल मतलब जब भी आप ये करेंगे, हाँ, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और कितना मददगार है ये। बिल्कुल। और जो अगर हम ब्रोकली की बात करें, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंसर सेल के लिए है, हुँ, या हम एरोगुला की बात करें, जो रॉकेट सलाद की बात करें, हुँ, हुँ, या हम रेडिश की बात करें, ये सेल डैमेज को रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो आपकी जो युवा अवस्था है, होता क्या है कि जब आपकी ओल्ड एज क्यों होती है? क्योंकि आपकी सेल्स डैमेज होना शुरू कर देती है। हुँ। तो ये सेल्स को डैमेज होना बंद कर देता है। आपकी बॉडी जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है न्यूट्रिएंट, हाँ, ऑब्वियसली तो एजिंग होगी आपकी। हाँ, एजिंग होगी, बट आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गया, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, है ना? और भी कुछ इसमें और भी चीज़ें हैं, जो हो सकता है कि अपने को एक पॉडकास्ट और करना पड़े। ओके, तो हम आपके घर में जो पेन पॉइंट है, उस पे हम बात करेंगे कि ओके, अगर किसी को ब्लड शुगर है, तो ब्लड शुगर के लिए उसको कौन से 3 माइक्रोग्रीन खाना है। ओके। हाँ, तो एंटी तो एजिंग में मददगार रहता है माइक्रोग्रीन? हाँ, बिल्कुल रहते हैं। ये सब रिसर्च पेपर मेरे पास में रखे हैं। ओके, हाँ, मतलब जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की रिसर्च रिसर्च है, हुँ, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास में हैं। प्लस यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हुँ, उसकी रिपोर्ट्स है मेरे पास में। ओके, एंड एवरीथिंग इज मतलब क्लियर है। हुँ, हर जो डेटा है वो वैलिडेटेड है। ओके। तो क्या इसका जो परचेज़िंग कॉस्ट है हुँ। वो ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल वेजिटेबल्स जो हम लोग खरीदते हैं आम तौर पर? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम एक सब्सक्रिप्शन ले लें, हाँ, कि मान लो आपकी फैमिली है और आपको हमने ये 4 बॉक्सेस देने हैं, हाँ, हाँ, है ना? अब हर 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 वीक आपके घर पे 1 बॉक्स आ जाएगा। ओके, तो 4 बॉक्सेस की जो हम एक एवरेज कॉस्ट पकड़ लें, 1000 से 1200 है। ओके, मतलब पर डे मात्र आपको 30 से 40 रुपए खर्च करना है। हुँ, ओके, 30 टू 40 रुपीज़, हुँ, जो कि आप या आपकी फैमिली एक अगर चिप्स का पैकेट लेते हैं, हुँ, या आप एक कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं,
जो कि कोल्ड ड्रिंक्स मालूम है कि आपकी बॉडी को हार्म करता है, सिर्फ उतना ही खर्च करना है आपको। जो आपको एंटी एजिंग में भी मददगार है लॉन्ग रन में। हाँ, इसमें एंटी एजिंग प्लस आपकी आई साइट, विटामिन ए, है ना? उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अभी आप देख रहे हो कि बी B12 ट्वेल्व की बहुत बहुत कमी हो रही कमी है। हो रही है। बी ट्वेल्व कहाँ से आएगा? बी ट्वेल्व आएगा इन्हीं के साथ में। मैंने तो फार्मा में काम किया है। जब फार्मा में जब बेसिक ड्रग बनती है, तो वो ड्रग कहाँ से बनती है? वो प्लांट के एक्सट्रैक्ट से ही बनती से है। बनती है तो तो हम तो वो जो प्लांट एक्सट्रैक्ट की जगह पे हम प्लांट ही घर पे प्लांट उगा ही सकते हैं। उगा सकते हैं और डायरेक्ट कंज्यूम और करिए। डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। आपने बी ट्वेल्व मिल गया, हम्म, है ना? के लिए विटामिन जो डी है, वो सबसे ज्यादा होता है हमारा सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो बीज उगाते हैं ना, हम्म, उसमें तो वो सबसे ज्यादा माइक्रोग्रीन उसमें उसमें होता है। होता है, आपकी बोन की बोन को डेंसिटी के लिए स्ट्रॉन्ग। अच्छा है। हाँ, विटामिन के, विटामिन ई, ये सारे विटामिन का ये माइक्रोग्रीन एक भंडार है। और इसका कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं कि क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू इतना बढ़ा रहे हैं। तो इसकी जो क्वांटिटी जो खाना है, हम्म, अपने को अपने जो डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन है, हम्म, डब्ल्यूएचओ की ये गाइडलाइन है कि आपको एक स्वस्थ व्यक्ति को या महिला को 400 ग्राम हरी सब्जी रोज खाना है फ्रूट्स के साथ में। हम्म, ठीक है, बट ये जो सिर्फ जो अपना माइक्रोग्रीन है, अगर हम इसको 15 से 20 ग्राम ही खाना है, ओके। 15 से 20 20 ग्राम, ग्राम। और वो भी रॉ, हम्म, वो भी गार्निश करके, बस इतना ही खाना है आपको, उससे ज्यादा नहीं खाना है। और अपना पोर्शन। मान लो आपने ज्यादा खा भी लिया, हम्म, है ना? उसकी स्टडी भी हमने की है, मतलब डेटा देखा है, अगर आपने टेस्ट अच्छा लगा ज्यादा खा ज्यादा लिया। खा लिया तो आपको क्या होगा? आपका पेट भरा भरा महसूस होगा, हम्म, है ना? पेट ओवर भरा हो, स्टफ लगेगा। हाँ, ओवर लगेगा कि मैंने ज्यादा खा लिया है। और हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन टाइप लगे, बट इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगेगा। जनरली हम बहुत ज्यादा कभी स्प्राउट्स अगर ज्यादा खा लेते हाँ हाँ, तो ये है, बाकी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। हैं। ये स्टडी भी हमने किया, ओके। तो 10 से 15 ग्राम, 20 ग्राम तक आप खाओ। और ये जब आपकी डाइनिंग टेबल पर रहेगा तो आप भी खाएंगे, आपका बच्चा भी खाएगा, आपकी वाइफ भी खाएगी, राइट कल्चर और डेवलप और और आपके पेरेंट्स भी खाएंगे। फ्रूट्स के बास्केट के साथ में इसको आप रख सकते हैं। होगा। दैट्स अ लवली आइडिया। मेरे ख्याल से इंडियन फैमिलीज में ये ट्रेंड अब स्टार्ट होना चाहिए, हम्म। बिकॉज इसकी अवेयरनेस तो बढ़ी रही है, लोग देख रहे हैं। अ, इसमें थोड़ा बिजनेस साइड से डिस्कस करना चाहूंगा। इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है माइक्रोग्रीन्स की? देखो, मैंने बताया कि ये 2013 से स्टडी हुई है, 20 तक इसको लोगों के तक पहुंचा है, एजुकेशन हुआ है। बट एज ऑफ टुडे, अगर जितनी भी अपनी मेट्रो सिटीज हैं हम्म, हिंदुस्तान में, है ना? अगर बेंगलोर की बात करें, हम्म, मुंबई की बात करें, केलकटा की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ये 2020, 21, 22, 23 से ये शुरू हो गया है। ओके। अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है, लोगों में अवेयरनेस आने लगी है। लोगों में अवेयरनेस आने लगी है कि आफ्टर कोविड थोड़ा लोगों को हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हम्म, तो वो हमेशा सोचते हैं कि मेरे को और क्या हेल्दी चीजें मिल सकती है। हम्म, और सोशल मीडिया में भी ये अब आने लगा है कि दिस इज दी न्यू थिंग, हम्म, जो इसमें न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है ना? और मैं तो आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 21st सेंचुरी का सबसे ज्यादा हेल्दी फूड अगर कोई होने वाला है, तो दैट इज द माइक्रोवेव। माइक्रोग्रीन्स। क्योंकि इसकी लाइफ कम है, हम्म, 7 दिन के अंदर रेडी हो जाता है। और हम तो ये ग्रो कर रहे हैं, हम्म। बट आप अपने घर में भी ग्रो करो ना। तो माइक्रोग्रीन्स को उगाने के लिए कोई स्पेशल सीड्स लगते हैं या नॉर्मल? हम उसकी ट्रेनिंग भी देंगे, हम उसका ओके। आपको किट भी बना के दे देंगे। हम्म, मेरे को तो कई बार ये जहन में आता है कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम्म, चौथी पांचवी के बच्चे को भी ये सिखाना चाहिए कि भैया ये एक ट्रे लो, माइक्रो ग्रीन उगाओ, और आप अपने पेरेंट्स को खिलाओ। है, 8th का बच्चा है, उसको सिखाओ स्कूलों में, तो उसको लगेगा फार्मिंग के प्रति एक अट्रैक्शन, उसको लगेगा नेचर के मैं क्लोज जा रहा हूँ। एंड इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तो क्या होता है, क्रिएटिवनेस से आपको हैप्पीनेस मिलती है, एक खुद खुद ने कुछ इनोवेशन किया, इसका एक फील भी आता है। एक फील आएगा। तो हम इस टाइप की मतलब स्कूल्स है, कॉलेज है,
एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी हम इसको पूरा पहुंचाएंगे, किट के साथ पहुंचाएंगे। तो ये आपने एरोगुला बताया था और थोड़ी देर पहले आपने मुझे रेडिश का माइक्रोग्रीन दिया। हाँ, मैंने खिलाया था। तो इसके लिए कोई स्पेशल सीड्स लगते हैं क्या? हाँ, इसके जो सीड्स होते हैं वो होते हैं नॉन जीएमओ। नॉन जीएमओ। नॉन जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब बीज देसी होना चाहिए, हम्म। है ना? क्योंकि क्या हुआ था कि पहले क्रॉप को बढ़ाने के लिए 10 से 20 साल पहले उन्होंने सीड्स में ही जीन में मॉडिफिकेशन कर दिया था। ओके। तो अपने को जेनेटिक, इंजेक्टेबल्स या। हाँ, ऐसे नहीं चाहिए, अपने को नॉन जीएमओ सीड्स चाहिए। ओके। और सीड्स में कोई पेस्टिसाइड या कोई केमिकल नहीं होना फर्टिलाइजर चाहिए। वगैरह, हाँ। हाँ, कोई फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए। हम्म। और जब हम उगाते हैं तो इसको हम कंप्लीटली ऑर्गेनिक तरीके से उगाते हैं। ओके, मतलब आप घर के बालकनी या गार्डन में आप कर सकते हाँ, कर सकते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे, ये हमारा जो स्प्रिगल है, हैं। इसमें हमने मेंशन किया है कि ये जो है, इसमें कोई केमिकल फ्री है ये, हाँ, यहाँ है पर ना? लिखा हाँ, हुआ है। है ना? केमिकल फ्री है, कोई इसमें हर्बिसाइड नहीं है, हम्म। इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है। और हम जो इसमें मीडिया यूज कर रहे हैं, वो मीडिया भी 3-4 तरह का मीडिया होता है। ओके। मीडिया में आप या तो इसको मिट्टी में कर सकते हैं, दूसरा आप इसको कोकोपीट में कर सकते हैं, ओके। है ना? इसके अलावा आप इसको पानी के अंदर कर सकते हैं, है ओके, ना? पानी में भी किया जा सकता है, हाइड्रोपोनिक पे कर हाइड्रोपोनिक सकते भी कर हैं। सकते हैं। ओके। इसके अलावा जो फोर्थ है, आप टिश्यू पेपर को गीला किया और उसके ऊपर भी आप बीज को राइट। मतलब आपने अच्छे से इवनली फैला दिया, तो उस पे भी हो जाता है, ग्रो। उस पे भी ग्रो हो जाता है। ओके। बट आपको सर्टेन कंडीशंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का। अभी जैसे ठंड का सीजन है, तो अभी हमारा जो इंदौर का मौसम है, वो काफी इसके लिए सूट करेगा। आप कर सकते हो। अभी ट्रांजिशन पीरियड में। ट्रांजिशन पीरियड में आप आराम से उगाओ, हम्म। और जब आप उगा के इसका टेस्ट लोगे, तो एकदम ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा आपको, जिस भी प्रोडक्ट का। अगर मूली का आपने माइक्रोग्रीन खाया, तो आपको एकदम मूली का स्वाद आएगा। हाँ, इंस्टेंट लगा था। हाँ, एकदम मूली का स्वाद आएगा। और इसके साथ में, टेस्ट के साथ में, आप अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, चूंकि मैं फार्मा कंपनी में काम किया है, तो फार्मा कंपनी जो टेबलेट्स बनाती है, कैप्सूल बनाती है, वो कब हम यूज करते हैं? जब हम बीमार पड़ जाते हैं। राइट। तो सिकनेस का इलाज है वो, इलनेस के लिए आप वो मेडिसिन खाते हो। बट जब आप माइक्रोग्रीन खाते हो, तो आप वेलनेस के लिए खाते हो, आप बीमार नहीं पड़ोगे। ये उसका प्रिवेंटिव एक्शन है, इट्स रियली एडिंग टू योर न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ बॉडी। वैल्यू। तो जब आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, तब आपको फिर मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और आपका इम्यूनिटी भी आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो गया। आज होता क्या है कि जब आपको विटामिन सी या विटामिन बी, जो आपको नेचुरल मिलना है, वो नहीं मिलता है, तब जब एकदम मौसम चेंज हुआ, तो आप बीमार पड़ जाते हो। आप बीमार पड़ते हो, 3 दिन आपके ऑफिस नहीं जा पाते हो, उसका आप कॉस्टिंग निकालो, उसके बाद डॉक्टर की फीस निकालो। बट आपने अगर ये सब थोड़ा थोड़ा 10 ग्राम 15 ग्राम खाते रहे, तो फिर आप अपने तरीके से अपनी छुट्टी एंजॉय कर सकते हो। बॉडी बिल्डर्स भी यूज करते हैं, ये हाँ, सुना ये था ये ये हाँ, काफी। ये जिम में यूज होता है। ये न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिनिस्ट होते हैं, जैसे मैं अभी आने के पहले हमारे कैमरामैन साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भोपाल में खाया है ना? मतलब ये अवेयरनेस धीरे धीरे शुरू हो शुरू गई हो है गई है। है ना? और इसके अलावा जो हेल्थ क्लब्स है, वेलनेस क्लब्स है, वहाँ यूज हो रहा है। योगा सेंटर्स में हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। इवन मैं 2 बड़ी होटल्स का भी यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो बोला है कि आप साहब ये इंदौर में ये माइक्रोग्रीन उगा रहे हो, आप ये सिटी के लिए कुछ नया करके दे रहे हो। अगर हम इंदौर सिटी की बात करें, पॉजिटिव इफेक्ट है उसका। पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हम्म। पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर सिटी की बात करें, तो इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी हम्म। इन इंडिया। और जो यहाँ की हवा है, वो भी क्लीनेस्ट एयर है हाँ, पूरे इंडिया में। इंडिया करेक्ट। तो क्या हम हेल्दी इंदौर नहीं बना सकते? और हेल्दी इंदौर बनाना है, तो क्या हम माइक्रोग्रीन्स, फ्रूट्स, और जो हमारी जो डेली की हैबिट्स हैं, जैसे एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, क्या हम पूरे हिंदुस्तान को एक हेल्दी सिटी के रूप में इंदौर का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते बिल्कुल हैं। देना चाहिए, बहुत ही सही मैसेज जाएगा।
हम दे सकते हैं। पूरे और देश हम, के लिए? हाँ, पूरे देश के लिए। और हम भी इसको स्कूल में भी पढ़ाएंगे, समझाएंगे। हम कॉलेजेस में भी पढ़ाएंगे, समझाएंगे। हम जो जो लोग गार्डन, टेरेस गार्डन कर रहे हैं, उन लोगों को भी पूरा बताएंगे कि भाई आप टेरेस गार्डन के साथ थोड़ा सा एक हिस्सा आप माइक्रो ग्रीन्स के माइक्रो लिए ग्रीन्स दीजिए। के लिए रखो, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो एक एक सवाल था अनिल जी, हम्म, एक कॉमन इंडियन जैसे आप और हम, हम्म, तो आप तो ट्रेंड हो गए हैं इसमें करने के लिए। हाँ, सो किसी कॉमन इंडियन को अभी अगर हम्म, इसको स्टार्ट करना है, हम्म, तो कितनी जगह, कितना इन्वेस्टमेंट और समय लगता है? लेट्स से कि हमको मूली उगानी है, हम्म, मूली का माइक्रो ग्रीन उगाना है घर में। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको एक बार रूम सेटअप कर लिया आपने, हुँ, रूम मतलब एक आपने एक रूम या कोई एरिया आइडेंटिफाई कर लिया ओके। है ना? आ, इसमें दो चीजें हैं, एक अपने घर के उगाने के लिए है, हुँ, तो आप तो आपके किचन के बाहर बालकनी में कर बालकनी में सकते कर हैं। सकते हो, या कोई रूम है जिसमें 100% डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, इनडायरेक्ट सनलाइट आए, ओके, है ना? बहुत ज्यादा लाइट एकदम से ये डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए। हाँ, इनडायरेक्ट लाइट चाहिए इसको। हुँ, और अभी जो ये मौसम है हमारा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो इसको आराम से कर सकते हो। हुँ, इसका जो मीडिया है वो हम लोगों को बता देंगे कि किस टाइप का मीडिया आपको यूज करना है। हुँ, तीसरा, इसको पानी कैसे देना है, हुँ, पानी वाटरिंग का क्या सिस्टम रहेगा, और कितने दिन बाद इसको पानी देना है। और 7th डे से लेके 15 डे के बीच में इसको कट करके ओके। आप उसको गार्निश करके आपको खा लेना है। हुँ, तो ये प्रोसेस करने के लिए आप एक 10 बाय 10 के रूम से ओके। आप इसको शुरू करो। हुँ, आप वही वर्टिकल फार्मिंग कर लो, करो। हुँ, है ना? और आप थोड़ा-सा, अगर आपके घर में एसी वगैरह है, तो आप एसी का यूज़ कर सकते हो, अगर अदरवाइज़ नहीं तो खिड़की नॉर्मल वगैरह फ्रेश से एयर ठीक है। कर सकते हो। ओके, और आपका प्रोडक्ट हर 7 से 10 दिन में रेडी हो गया। ओके। तो इसका जो साइकिल है हुँ, हुँ, वो बहुत कम है। हुँ, हुँ, और हम जो काफी लोगों को हम इसका एजुकेशन भी देना चाहते हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ओके। मीडिया भी उसमें दे सकते हैं, हम उनको बीज भी दे देंगे कि भाई ये वाओ! जीवो। हाँ, क्योंकि अगर हमको सोसाइटी में रियली इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर हाँ, रहेंगे, सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, थियोरेटिकल वो नहीं, इन्वॉल्व होके करना इन्वॉल्व पड़ेगा। होके करेंगे, हुँ, हुँ, है ना? क्योंकि अगर आप में लाइफ में बिगर पिक्चर है, बिगर पर्सपेक्टिव है, हुँ, या आपका, जो हमने इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है हमारे, रूटेड इन पर्पस हुँ, एंड रेज्ड बाय वुमेन। तो अगर हमारा लाइफ का पर्पस है कि हम हेल्दी लाइफ के लिए जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर हम करेंगे, तो वो एक नेक्स्ट लेवल के लिए बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अगर हेल्दी कम्युनिटी हमको डेवलप करनी है, अगर इंदौर को हेल्दी सिटी बनाना है, तो हमको कहीं न कहीं ऐसे बहुत सारे लोगों को जुड़ के काम जुड़ करना के काम पड़ेगा। करना पड़ेगा। सही है। और हम ये यात्रा में निश्चित रूप से सफल होंगे। और एग्रीकल्चर के केस में भी अगर हम इसको कमर्शियल भी करेंगे, तो हम ये अक्रॉस द इंडिया, आप डिफरेंट अर्बन सिटीज में आप आराम से कर सकते हैं, छोटे-छोटे विलेजेस में कर सकते हैं, और आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को पूरा का पूरा प्राप्त कर प्राप्त सकते कर हैं, गेन कर सकते हैं। सकते हैं। तो इसमें जगह तो आपने बताई कि आप आपके बालकनी से वगैरह कर सकते हैं। और कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट और टाइम लगता है इसमें? ये डिपेंड करता है आप कितना बल्ब, और कितना मतलब आप बीज कितना मंगा रहे हो। अच्छा, बीज अगर आपने 50 ग्राम से शुरू किया, 100 ग्राम से शुरू जैसे किया, 4 लोगों की फैमिली है, 4 लोगों अब इन की लोगों के लिए फैमिली हमको है, तो बनाना है। हम जो एक किट प्लान कर रहे हैं, हम अभी उसका पूरा कॉस्टिंग नहीं निकाला है, पर हम एक 1500 एक रुपए के मोटा-मोटा आसपास तौर पे। एक किट बना के आपको दे देंगे, जिसमें सारी चीजें रहेगी, ओके। और एक ट्रेनिंग भी दे देंगे। हाँ, हाँ। उसके बाद में वो आपका एक बार 4 वो ट्रे का, और आपको 2 या 3 तरह के आपने अगर सीड्स हमने दे दिए, और हमने वो मटेरियल दे दिया, आपने उगाया, उसके बाद आप इसको स्केलेबल करो ना। हाँ, मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत नहीं है। हाँ, हुँ, हुँ। अगर आपको इसको कमर्शियल जाना है, तो आप 1 से 2 लाख रुपए के अंदर में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, रेक्स ला सकते हैं। हुँ, आपने एसीज़ लगा लिए, आपने मीडिया रेडी कर लिया, आपने थोड़ा एयर सर्कुलेशन कर लिया। हुँ। तो इसमें बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब मैक्सिमम आप 10 बाय 10 के रूम में आप ये माइक्रो ग्रीन का प्रोडक्शन चालू कर सकते चालू हैं, कर सकते हैं कमर्शियली। कमर्शियली। हाँ, और इससे और कितना सेल हम एक्सपेक्ट करते हैं? आप अगर जितनी नंबर ऑफ आपकी ये जो है, हाँ, हाँ। नंबर ऑफ जो ट्रेज आप रेडी करोगे, तो इसका मैंने एक मोटा मोटी इस पे भी फिर आरओआई की बात आई है। हुँ, तो हम इसमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे,
प्लस बिजली का बिल, सीड्स, ये हम्म, मिला के, तो इसमें हम 30 से 35% तक हम नेट प्रॉफिट ला सकते ला हैं। सकते हैं। हाँ, 1.5 से 2 लाख आपकी लागत हुई और हाँ, तो 35% थर्टी हम से बचा थर्टी सकते फाइव हैं। परसेंट आपका नेट प्रॉफिट आएगा। हम्म, और आपकी फैमिली भी इसको हेल्दी एंजॉय रहेगी। करेगी, हेल्दी रहेगी। करेक्ट। तो जो डॉक्टर्स के जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हम्म, मैं मुझे अभी जो कि आपके प्रॉस्पेक्ट बायर्स भी हैं, हाँ, होटल्स, तो डॉक्टर्स। आप इंदौर में किसी भी हॉस्पिटल पे जाएंगे ना, हम्म, तो हॉस्पिटल हमेशा फुल मिलेगा, हम्म, पार्किंग की भी जगह नहीं मिलेगी। आप कोई से भी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो जब आप ये प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हो, जब आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, फ्रूट्स और ये माइक्रोग्रीन और अच्छी कंज्यूम कर रहे वेजिटेबल्स हैं। खा रहे हो, है ना, उसके साथ में ये जो WHO बोलता है कि आपको 400 ग्राम सब्जी या फ्रूट्स खाना है, उसके बदले 15 से 20 ग्राम अगर आपने माइक्रोग्रीन खा लिया, प्लस आपका जो वेजिटेबल है, आपका पनीर है, हम्म, और आपने जो दूसरे नट्स है, ये सब खा लिया, तो आपका पूरा डाइट कंप्लीट हो कंप्लीट गया। हो गया। तो इसमें एक और मैं अच्छी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम्म, और हम बार बार जो नेचुरल चीजें, सस्टेनेबल जो है, हम्म, माइक्रोग्रीन जो सब्जी का ही पार्ट है, हम वो खा रहे हैं, तो वो प्रिवेंशन में एक अहम भूमिका निभाएगा। आपको मतलब जानकर आश्चर्य होगा कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, हम्म, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मतलब आपको जानकारी नहीं पर हो जाती हो है जाती है। है ना? तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, जैसे कि आपका कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, इसके बाद आपका कैंसर, फिर उसके बाद में आपको डायबिटीज, है ना, ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हो जाते डिसऑर्डर्स हैं, हो जाते हैं। है ना, एंजाइटी हो जाता है, और ऐसे और भी चीजें हैं जो आपको एकदम लास्ट स्टेज पे पता चलता है। उन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को इस टाइप के जो प्रोडक्ट है अगर आप लेते हो, तो 90% तक रिस्क कम कर सकते हो। सो दैट्स अ ग्रेट प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मेजर एक्शन, स्टेप हो गया है तो काफ़ी, तो हम प्रिवेंशन पे जा रहे हैं। जो कि करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, वही है। हम इलनेस के बाद गोली नहीं खा रहे हैं, हम वेलनेस पे पहले से ही काम कर रहे हैं। आप सप्लीमेंट्स की बीमारी बजाय आप पहले से ही हम पहले काम से कर आप रहे हैं। ये खाइए, वो ज़्यादा तो बेटर है। प्रिवेंशन पे काम करेंगे तो हम वो बीमारी के लेवल तक ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को हम 90% तक कम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये केमिकल फ्री है, आपके सामने उग रहा है। आपके सामने उगाया है, आपने इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला है, कोई हर्बिसाइड नहीं डाला है ना, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, खुली बट आबो-हवा में बना हुआ है बना आपके हुआ है। सामने। जो वेजिटेबल आप हम लोग खाते हैं, उसमें आप देखना, अक्सर लोग पेस्टिसाइड्स का बहुत उपयोग बहुत करते हैं, उपयोग करते हैं। और वो पेस्टिसाइड आप सब्जी के रूप में घर के अंदर लेके आते हो। फिर उसके ऊपर जो मसाले हैं जिसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट है, हाँ, वो भी वो डलता है। मसाले डालते हैं, और उसके बाद जब सब्जी को हम तेल में जो अच्छे से हुँ, फ्राई हुँ, वगैरह करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई। बट जो पेस्टिसाइड है, वो हम हमारी बॉडी के अंदर इंटेक कर लेते हैं, हुँ, और इसी का सबसे बड़ी वजह है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में हर चौथे पांचवे आदमी को कैंसर हो रहा है। हुँ। और हार्ट अटैक्स भी बहुत बढ़ गए, हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। बहुत यंग एज में। हाँ, और इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर किसी चौथे पांचवे आदमी को डायबिटीज हो रही है ना? तो और कैंसर तो बढ़ ही रहा बढ़ ही रहा है। है ना? तो जब जो व्यक्ति जो पेस्टिसाइड छिड़कता है, उस समय में वो उसको इनहेल कर रहा है, ठीक है? और एक स्टडी में मैंने पढ़ा है कि जो किसान था, वो और उसकी वाइफ जो पेस्टिसाइड यूज करते थे, वो पेस्टिसाइड इनहेल किया, तो उनका जो बच्चा हुआ 2 महीने 3 महीने बाद, उसके बच्चे में बर्थ के समय ही वो आ गया। डिफ़ॉर्मिटीज़ वगैरह। हाँ, और उसके हार्मोन्स में वो हो गया। तो वो क्या हुआ कि वो जो उसने जो पेस्टिसाइड यूज किया था, और जो उसमें कंटेंट था, वो जब उसके मदर के थ्रू, मिल्क के बच्चे थ्रू उसके अंदर गया, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स बढ़ गई। ये सब चीजें हैं जो कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो उस पे इम्पेक्ट डाल रही इम्पैक्ट है। डाल रही है। तो हम, माइक्रोग्रीन्स इज़ अ बेटर सॉल्यूशन। हाँ, माइक्रोग्रीन इज द बेटर सोल्यूशन।
और प्लस आप फ्रूट्स लो और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लो हुँ, जिसमें पेस्टिसाइड और ये सब चीजें नहीं है, नहीं है। क्योंकि जितना आप ऑर्गेनिक लेंगे उतना बॉडी में आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी। आप माइक्रोग्रीन्स के बारे में इतना डीप रिसर्च आपने किया है, आप उगा भी रहे हैं। हम्म। आप पर्सनली कौन-सा माइक्रोग्रीन कंज़्यूम करते हैं घर में? में आपको में ब्रोकली ओके, है ना, रेडिश हाँ, है ना, इसके अलावा रॉकेट सलाद एरुगुला लेता हूँ मैं। ओके। हाँ, और इसके अलावा मैंने कुछ और रिसर्च किया है, मैंने कुछ सर मैं जापान का। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। आप सोते हैं कि नहीं सोते हैं? नहीं, मैं खूब आप सोता इतना हूँ, रिसर्च करके मैं बैठे खूब सोता हूँ, मैं खूब सोता हूँ, क्योंकि अच्छी स्लीप बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको मेरे को 8 घंटे 7 घंटे तो सोना ज़रूरी है, तो मैं खूब सोता हूँ और अगर दोपहर में भी 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा मिल जाए तो सो लेता हूँ। ओके। तो नींद खूब आती है, बट मेरा जो समय है, मेरा समय मैं टीवी के सामने जाया नहीं करता हूँ, है ना? मेरा समय मैं सोशल मीडिया की जितनी भी रील्स है, उसमें देखने में जाया नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पे फ़ोकस नहीं करता हूँ। मुझे जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, यू कंप्लीटली अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। नेगेटिव, मैं अगर मुझे माइक्रोग्रीन की स्टडी करनी है, तो मैं रोज़ 4 घंटे माइक्रोग्रीन की स्टडी करूँगा। और अगर मैंने 4 घंटे रोज़ स्टडी किया और 2 महीने तक स्टडी किया, तो 4 आप 60 दिन से आप जोड़ लो। हुँ, इतना नॉलेज आ जाता है कि आप पूरा समझ लो। और स्टडी सिर्फ मैं यहाँ इंडिया की नहीं करता हूँ, मैं यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज की स्टडी अभी सब होलिस्टिक अवेलेबल है। रिसर्च करते हैं हाँ, पूरा। मतलब यूके में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्रीज में माइक्रोग्रीन्स पे क्या हो रहा है, इसके क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, है ना। और इसको अगर आपने ज्यादा खा लिया तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। बट एक चीज मैं आपको फाइनेंशियल टर्म में आप काफी बात कर रहे हैं मुझसे, तो इसका जो सीएजीआर हुँ, है ना, ये 14.8% है इंडिया में। और जो 2030 में हुँ, ये और बढ़ जाएगा। डेफिनिटली। तो द वे इट इज़ ग्रोइंग वे सर्टेनली इट इज ग्रोइंग और पॉजिटिव स्केल पे है। स्केल पे है। और इसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा इसका साइकिल जो है ना, टर्न अराउंड टाइम जिसको हम हुँ, बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम भी कम है। आपको इसको रॉ खाना है और इस सोसाइटी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि जब मैंने इसको करने का फैसला किया, तो मेरे दिमाग में एक बार बार एक सवाल आ रहा था कि मैं कौन सा ऐसा प्रोडक्ट करूं। व्हाई, हुँ, व्हाई मेरा क्लियर होना बहुत जरूरी था। फिर हाउ और व्हाट पार्ट आ जाएगा। हुँ, तो एक बार मेरा व्हाई क्लियर हो गया कि मुझे लोगों की जिंदगी में मेरे को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है थ्रू हेल्दी वेजिटेबल, हेल्दी फूड, जो कि मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया है आज की तारीख में। करेक्ट। तो क्या ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बन सकता है? हुँ, और अगर ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, तो क्या मैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता हूँ? और जब आपका पर्पस ऑफ लाइफ रहता है ना, और उसमें क्लैरिटी आ गई। क्लेरिटी आ गई, तो फिर तो सर वो नींद आना और ना आना एक ही बात है। आप काम आपका करने का मज़ा ही अलग काम करने का, यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ है। योर एवरी लाइफ। मोमेंट ऑफ योर लाइफ। यू आर नॉट वर्किंग, यू आर एंजॉयिंग दी प्रोडक्ट। तो और आप जब जिस दिन मैंने मेरी स्टडी में ये आएगा कि मैंने 100 कैंसर पेशेंट्स को मैंने ठीक किया, या 1000 कैंसर पेशेंट के साथ काम करने के बाद में उनकी जो लाइफ थी 2 महीने से मान लो मैंने 4 साल बढ़ा दिया, है ना, वो डेटा भी हम स्टडी करेंगे। या इतने लोगों को ये पर्टिकुलरली बीपी था, हुँ, या इतने लोगों को कार्डियोवास्कुलर चीजें थी, मतलब डिसीजेस थी, या कई लोगों को अभी ये डिसऑर्डर जो होता है ना ब्रेन का, हुँ, है ना, वो सो ही नहीं पा रहा है, इनसोम्निया केसेस इंसोमेनिया बहुत हो आते गया हैं। है। तो वो डेटा भी हम स्टडी करेंगे और अगले 3-4 साल में हम लोगों को बताएंगे कि ये देखो आपके, ये जब आपने खाना शुरू किया और उसके 6 महीने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिला। हुँ, पहले तो आप पुरानी रिपोर्ट निकालो और 6 महीने के बाद बाद की की रिपोर्ट रिपोर्ट देखो, निकालो, एंड यू वैलिडेट द प्रोसेस इफ यू आर डिसिप्लिन एंड टेकिंग दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, है व्हिच ना। इज़ वे मच चीपर देन द सप्लीमेंट्स। यस, आज मेरा बेटा जिम में जाता है, हुँ, तो वो वे पाउडर वगैरह दो वे हजार रुपए का प्रोटीन। वे प्रोटीन 2,000 रुपए का मिलता है। ये अगर 1,000 से 1,200 रुपए, हम नेचुरल प्रोडक्ट, हुँ, सस्टेनेबल प्रोडक्ट, और पूरी फैमिली खा रही है। और पॉल्यूशन फ्री है। पॉल्यूशन फ्री है। हाइड्रेशन फ्री। हाँ, कुछ नहीं है।
और जब भी किसी का पाउडर बनाते हो आप उसमें कुछ ना कुछ एक्सीपिएंट मिक्सिंग करना मिलाते हो। पड़ता है, एक्सीपिएंट में टेक्सचर देना पड़ता टेक्सचर है, देना पड़ता है, फ्लेवर तो देना पड़ता है। उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल यूज होता है। तो दिस इज द सुपर फूड ऑफ 21st सेंचुरी, हुँ, एंड दैट इज मेंशन इन दैट रिपोर्ट। हुँ, मैं ये पॉडकास्ट होने के पहले वो रिपोर्ट पढ़वा के जाऊंगा आपको मैं, विच इज पब्लिश्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, यूएसए, जो कि वॉशिंगटन डीसी के बहुत पास में है ये, हुँ, हुँ, मैरीलैंड। ओके। सो हर चीज को मैं जो भी डेटा दे रहा हूँ वो उसको आप कहीं भी वैलिडेट कर सकते हो। फाइनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट कुछ एक सवाल है मन में और मेरे, मैं पूछना चाहूँगा आपसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को जो एग्रीटेक में काम कर रहे हैं या हमारे से आम लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पुलकित जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करें। ट्रेडिशनली जो कर रहे हैं उसके साथ में हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम जुड़ गए, हम हो सकता है कि शुरुआत में हमको 5%, 10%, 20% पे जाए, है ना, बट हमको इसकी तरफ बढ़ना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग करके हम पूरी दुनिया की जो आबादी बढ़ रही है उसको फीड करने की कोशिश करेंगे तो करेक्ट, नहीं हो नहीं हो पाएगा। पाएगा। दूसरा, हमारे घर पे जो छतें हैं, हुँ, जो खाली रूम पड़े हुए हैं, हुँ, हुँ, उसको हम अगर कोई शेड लगा के और उसमें अगर हम इस टाइप की फार्मिंग कर सकते हैं, छतों पे फार्मिंग करें, हुँ, है ना, अर्बन फार्मिंग करें, जो कि वेस्ट जगह है, हुँ, तो उस जगह को हम यूटिलाइज भी करेंगे। करेक्ट। हम लोगों को स्पेस एक यूटिलाइज़ेशन भी है। स्पेस यूटिलाइजेशन करेंगे, और हमारी फैमिली को तो हम एक अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट हम सोसाइटी को भी दे सकते हैं। थर्ड ये है कि जो 41% लोग हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं और जो नेचर पे डिपेंड है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड है, उनकी डिपेंडेबिलिटी हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे लाके वो उसको रिड्यूस कम, करनी है। उसको रिड्यूस करनी है। और जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि हम अगर हेल्दी हैं, अगर हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी है, तो हम जो मेडिसिन का यूज हम कम से कम करें और फूड एज ए मेडिसिन हम खाएं। वाओ! दैट्स अ रियली गुड मंत्रा कि आप खाते समय ही उतना अवेयरनेस के साथ में, माइंडफुलनेस के साथ में आप यस। खाएँगे। हाँ, तो आपका फूड ही आपके लिए एक प्रिवेंटिव एक्शन रहेगा, हुँ, और आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं रहेगी, और आप एक अच्छा फूड खाएंगे, ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, और आपको सिर्फ इकोनॉमिकली आपको प्रोग्रेस नहीं करनी है कि भारत की आजादी के 100 साल बाद हम इकोनॉमिकली हम वर्ल्ड में डेवलप कंट्री हो सुपर गए। पावर हो गए और हमने इकोनॉमिकली हम ये पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे पहुंच गए हैं या फर्स्ट पोजीशन पे। हमको हुँ, एक हेल्दी नेशन के रूप में आगे नेशन बढ़ना के है। रूप में भी हमारा वो होना चाहिए। और इसके साथ में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो मेडिसिन, जो हम फूड अच्छा लेते हैं वो मेडिसिन के रूप में काम करता है। इसके अलावा जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी हैप्पीनेस है, जो हमारी रिलेशनशिप है हमारी फैमिली के साथ में, जो हम योगा करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, दैट इज ऑल्सो वर्किंग एज ए मेडिसिन। हुँ, तो इन सब का एक अगर हम प्रभाव देखेंगे तो हम निश्चित रूप से एक हम अच्छी हेल्दी नेशन, हेल्दी हेल्दी वे टू स्टेट, लाइफ। हेल्दी मध्य प्रदेश, हेल्दी इंदौर और हेल्दी फैमिली, हुँ, हुँ, इस पे हम बिल्कुल अग्रसर हो सकते हैं। अग्रसर हो सकते हैं। और मेरा छोटा सा प्रयास है, छोटा नहीं, सा नहीं, कंट्रीब्यूशन रहेगा। बहुत अच्छा प्रयास है हाँ, हाँ, क्योंकि आप सिर्फ़ इसको एक व्यापार के रूप में नहीं देख रहे हैं। यू आर ट्रीटिंग इट एज़ एज़ समथिंग अ कॉज़ हम्म, जो कि आई गेस मैं भी सीखना चाहूँगा क्योंकि बिल्कुल। हर घर में एक आइडल स्पेस होती है हाँ, हाँ। और बस ये है कि लोगों को नॉलेज राइट नॉलेज की ज़रूरत है हम्म, एंड अगर आप जैसे लोग हैं और उनको ट्रेन करेंगे तो मेरे ख्याल से वो जो एक कम्युनिटी बनेगी वो बड़ी हेल्दी बनेगी और इट विल कंट्रीब्यूट टू अ लार्जर कॉज। थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे। इतना वैल्यूबल इंसाइट्स आपने दिया है
अराउंड केसर फार्मिंग एंड माइक्रो ग्रीन्स, जो कि मेरे ख्याल से अभी बहुत अंडररेटेड है और एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही मालूम है अभी। सो थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम दैट यू गिवन टुडे। थैंक यू पुलकित जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द पॉडकास्ट टिल द एंड। डू सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे या वो टॉपिक जिस पे आप कॉन्वर्सेशन सुनना पसंद करेंगे।